रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है सर? यस, स्टार्टेड ना? हाँ सर। ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा देखो, आज टैक्सेशन का ही क्लास है। क्या है सर? टैक्सेशन। बट ये थर्सडे है और हम लोग आज क्या पढ़ते हैं सर? जीएसटी पढ़ते हैं, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जीएसटी में इससे पहले ना मैं इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस वीक में, याद होगा आप लोगों को, कि जहाँ पर जीएसटी का इतिहास भूगोल बोला था तो कि जीएसटी कब से आया है, पहले वैट जब था तो क्या था, और वैट के साथ जीएसटी का क्या था। फिर लास्ट वीक एक स्पेशल डिस्कशन हुआ था ई वे बिल के बारे में। पर आज ना थोड़ा कोर एरिया में जाएंगे सर। कोर एरिया में इन द सेंस, मैंने जीएसटी को अगर अच्छे से समझना है, जीएसटी में अगर एक्सपर्ट बनना है, और एग्जाम में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक का नाम है सर सप्लाई अंडर जीएसटी। सर कहना क्या चाहते हो? सप्लाई अंडर जीएसटी माने? सर वही मैं समझाऊंगा कि सप्लाई अंडर जीएसटी माने क्या होता है। ठीक है, तो माने भी समझना है और इसका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। लेकिन पहले अगर माने समझ लेते हो तो फिर एग्जाम का क्वेश्चंस भी इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, एबीसीडी समझ लेते हैं। अच्छा सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे एक बार बताइएगा। क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर जैसे कि आप सबको ही देख पा रहे हो स्क्रीन में, जीएसटी गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ना, वो आप लोग के सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो गवर्नमेंट का साइट है, एक सेकंड सर रुक जाओ, तो थोड़ा सा ये मेरा बोर्ड ऑन करता हूँ। मैं सब ऑनलाइन में, अब अकेला अब, इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा था क्योंकि स्क्रीन शेयर करूंगा कि नहीं करूँ। ठीक है, कोड बता ना, 7LF FT 6D। क्लास स्टार्ट हो गया है तेरे को देख के। ठीक, चलो कॉपी पेन निकाल ले सकूँ। ओके सर, ये सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, आप सबको स्क्रीन हाँ दिख सर। रहा है? ओके सर, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, जीएसटी का गवर्नमेंट का वेबसाइट। ठीक है, तो सर जीएसटी का गवर्नमेंट वेबसाइट दिखाने के पीछे का वजह क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सर एक्चुअली क्या होता है कि जीएसटी सप्लाई बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई माने एक बिजनेसमैन जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? सप्लायर बन जाता है, इन सिंपल। तो जब हम कोई चीज परचेस करते हैं फिर उसको सेल करते हैं, तो सप्लाई करने के टाइम पे गवर्नमेंट बोलता है कि भाई सप्लायर, तुमने सप्लाई किया, अब हमें टैक्स दो। तो गवर्नमेंट जो जीएसटी लेता है ना, वो सप्लायर से लेता है। और सप्लायर क्या करता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी एक होता है, लेकिन वो फर्दर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आता है सर जहां पर सप्लायर नहीं, जो प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिसिपिएंट या बायर। वेरी गुड सर, रिसिपिएंट या फिर हम बायर भी बोल सकते हैं। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन माने एक आध केस नहीं है, लंबा चौड़ा केसेस है। तो जब जिस सिचुएशंस में सप्लायर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट सप्लायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हम तो सब माने रिसिपिएंट से टैक्स ले लेंगे। ठीक है, इस घटना को आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज। फिलहाल लोड मत लो, फिलहाल जस्ट बात, क्योंकि पॉइंट में बात था तो बोल दिया मैंने। अभी तो मेनली आज का क्लास जो है ये सप्लायर बेस्ड ही है, और इसमें धीरे धीरे मैं आपको एक एक केस को डेवलप करके बताऊंगा कि सप्लाई अंडर जीएसटी लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट के साथ गवर्नमेंट जो रूल लेटेस्ट में 30 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी रूल हमारे देश में लागू होके रखा है, उसी के बारे में बात करूंगा। अच्छा, जीएसटी का जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हो उनके लिए बस एक छोटा सा बात है, इससे पहले मैंने ना बस इंट्रोडक्शन कराया था।
ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने जीएसटी रिलेटेड एबीसीडी। सर आज क्या थोड़ा एडवांस हो जाएगा? नहीं, एडवांस नहीं है, ये भी बेसिक लेवल में ही हो, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू होता है ना कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कैलकुलेशंस का बेसिक क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत हुआ था। सो वो वाला क्लास है मेरे पास, मैं बैकअप शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करना है, एक बार देखना है, और कुछ भी सवाल हो तो कर लेना, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समझना पड़ेगा। हेडिंग कर दो सर, फिर कॉपी के ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। सर ये दो तरह का टैक्स है ना आप लोगों का, एक डायरेक्ट टैक्सेशन, सीए सीए सीएमए तीनों में है, सब 50-50-50 या 60-60 रेशियो में एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसी किसी का 50-50 रेशियो में, किसी किसी का 60-40 रेशियो में, ठीक है। माने सर हम लोग का जीएसटी, 50-50 है ना? हाँ ठीक है, किसी किसी का 50-50 है, किसी किसी का 60-40। आपके इंस्टीट्यूट के मैट के स्टार्टिंग पार्ट को ओपन करना, वहीं पर देखना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन बात 50-50 हो या फिर 60-40, पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। माने ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग का तो 40% है, जो लोग सोच रहे हैं हम लोग कम पढ़ेंगे, कम क्या पढ़ोगे, पूरा जीएसटी जानना है, कहीं से भी सवाल कर सकता है। सो इग्नोरेंस का कोई जगह है नहीं ना। क्वेश्चन ये उठता है सर, इनकम टैक्स और जीएसटी में फर्क क्या है? जो लोग फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ रहे हो उनको बस 2 मिनट बता दूंगा सर। इनकम टैक्स एंड जीएसटी, सर इनकम टैक्स को टीटी भी बोलते हैं और जीएसटी को आईटीटी बोलते हैं। इसको आईटीटी क्यों बोलता है, बोल सकते हो? कौन बोलेगा सर, जीएसटी को आईटीटी क्यों बोलता है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं बार बार पूछता हूँ, कौन बोलेगा? सर इनडायरेक्ट सर्विस के टैक्स ऊपर लिया आप जाता है बोले। इसलिए। हाँ बोलो। सर्विस के ऊपर लिया जाता है इसलिए। सर्विस के ऊपर लिया जाता है इसलिए। सर सर्विस के ऊपर लिया जाता है, गुड्स के ऊपर लिया जाता है, और क्योंकि डायरेक्टली किसी के इनकम पे चार्ज नहीं होता है तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हाँ चलो, ये एक अच्छा सवाल आपने कहा कि डायरेक्टली किसी के इनकम के ऊपर नहीं चार्ज किया जाता, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं, बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट टैक्स कहने का 2-3 वजह हैं। सबसे पहला वजह अगर मैं बोलूं, जैसे कि अभी दर्श ने जो बोला कि जैसे आपने भी बोला कि सर सर्विस के ऊपर, ऐसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबको पता है। कहीं पर भी कुछ खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, देके ही आते हैं, 100 रुपए का खाना खाते हैं, 18 टका 20 टका तो जीएसटी दे देते हैं, है ना। हाईएस्ट रेट तो 28% है। तो कहीं पर कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 28 टका जीएसटी में चला जाता है। और यही जीएसटी गवर्नमेंट का क्या है सर, इनकम, रेवेन्यू का सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है सर। गवर्नमेंट इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, उल्टा जहां है नहीं वहां भी लगाएगा, उपाय भी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो हम लोग के लिए ही करता है, हम लोग के लिए ही करता है। हम लोग कितना भी चिल्ला ले, चाहे कोई भी देश चलाए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मैटर नहीं है, देश तो एक पार्टी चलाएगा, लेकिन जो भी देश चलाएगा पैसा उनको चाहिए भी, ठीक है, और पैसा के लिए वो पब्लिक से ही किसी ना किसी तरह से टैक्स के नाम पे लेगा, ठीक है। तो पॉइंट इज व्हाट, कि मैं आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को क्यों कहते हैं, इसका एक जवाब जैसे दर्श ने दिया, बोलता है कि सर किसी को डायरेक्टली अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, है ना, या कोई सर्विस परचेस करते हैं, कोई सर्विस परचेस करते हैं या प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो उस पर हम लोग टैक्स दे के आ जाते हैं। इवन एक बेगर, मैंने जो भिखारी होते हैं, वो भी टैक्स देता है। बात सही है कि नहीं सर, बोलो। जैसे मानो भिखारी सारा दिन भीख मांगा, भीख कलेक्ट करने के बाद में जितना उनको मिला सर डोनेशन के तौर पे, या क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन ही बोलेंगे, नहीं, दान, हाँ, दान के तौर पे उनको जितना भी मिला, मानो उसको मन किया कि आज घर जाके अच्छे से कुछ खाना है, चावल खरीद के लेके जाएगा। चावल में जीएसटी नहीं लगता है नॉर्मल में। मानो कि उनको लगा कि मैगी, हाँ, मैगी खाने का मन कर गया, चलो अच्छा बात किया, हैं। ठीक है। बिस्कुट खरीद लिया सर, हाँ बिस्कुट खरीद बिस्किट्स, बिस्किट्स पैकेट खरीद लिया, ठीक है। तो कोई भी पैकेज प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसमें उसको जीएसटी देगा। इवन मानो कि उसको मन किया कि कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, एक साबुन खरीद लेते हैं, तो सस्ता में लाइफ बॉय होता है ना, दोनों काम आ जाता है, कपड़ा भी साफ कर सकते हो और शरीर पे भी लगा सकते हो, है ना। सीरियसली लाइफ बॉय साबुन में पुराने जमाने में देखा हूँ कि दोनों पर्पज में यूज होता था, कपड़ा भी साफ होता था, शरीर में भी लगाता था। गरीब लोगों का क्या है सर, एक ही साबुन में काम चला लेता है,
लेकिन ये भी पैकेज में आता है, इसका भी देखना पैकेट ओपन करके, पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये वर्ड होता है सर नॉर्मली, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर आप जीएसटी का दाम दे रहे हो। तो चाहे वो बेगर हो, चाहे वो नॉर्मल राजा भोज हो या गंगू तेली, बात समझे है ना? राजा भोज माने रिचेस्ट पर्सन और गंगू तेली माने गरीब बंदा, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि सबको जीएसटी देना पड़ता है गुड्स या सर्विस परचेस करने के टाइम पे, अगर उस पर्टिकुलर गुड्स में या सर्विस में गवर्नमेंट ने जीएसटी चार्ज किया है तो, ठीक है। अब आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे चार्ज अंडर जीएसटी, तो उसमें आपको किस पे जीएसटी लगता है और किस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। चार्ज एंड एग्जेम्पशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा सर, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर कोई जीएसटी फाइलिंग का क्लास करने नहीं बैठे हैं सर। आप लोग एक चीज कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं कि लोगों को लगता है कि मार्केट में भी बहुत सारे ना प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट टाइप का बना है जो जीएसटी फाइलिंग का कोर्स कराते हैं, और हम लोग यहाँ पर जीएसटी फाइलिंग का कोर्स नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर जीएसटी एक्सपर्ट बनते हैं। क्योंकि जब किसी को जीएसटी रिलेटेड मतलब पूरा कंप्लीट कंपनी का डिटेल्स हैंडल करना होगा तो उसको ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे कहीं पर भी कोई केस बन जाएगा, बिजनेस के अगेंस्ट में किसी भी तरह का क्लेम आ जाएगा, तो अगर कंपनी के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है, तीनों के पास पावर है, तीनों के पास नॉलेज है, तीनों ही जाके कंपनी के बिहाफ में ये काम कर सकता है। मतलब जैसे इनका काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट को, इनका काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट का कलेक्शंस प्रॉपर्ली हो जाए ताकि गवर्नमेंट इनके ऊपर किसी भी तरह का पेनल्टी ना कर पाए, और साथ में ये भी होता है कि कंपनी के अगेंस्ट में अगर किसी भी तरह का एलिगेशन लगे जीएसटी रिलेटेड, उसको सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी इनके ऊपर होता है। तो इसलिए हम लोगों को इतना डिटेल्स में समझना है कि शॉर्टकट का कोई जगह ही नहीं। बात समझ रहे हैं? मतलब वो टैक्स फाइलिंग कोर्स में क्या कराते हैं, आपको बस ये सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, ये जो सॉफ्टवेयर है ना इसके अंदर जाके, ये तो इंस्टीट्यूट कराते हैं, इंस्टीट्यूट का जो सीए हो, सीएस हो, सीए में हो, उसका जो एक आईटी ओटी प्रोग्राम होता है सभी इंस्टीट्यूट में होता है, तो वहां पर बस आपको जब भी कोर्स करेंगे तो वहां पर टैक्स फाइलिंग का एक प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर ये सब सिखा देता है। सीए का भी है, सीएमए का भी है, सीएस का भी है। और आप खुद भी जब फार्म में काम करोगे ना, किसी ना किसी सीएस फार्म, सीएमए फार्म या सीएफ फार्म में, तो वहां पर भी आपको कुछ दिन काम करने से ही, टैक्स का काम 2 दिन करने से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉगिन क्रिएट करना है। ये तो नॉर्मल बात है ना, लॉगिन क्रिएट करो फिर, लेकिन अगर आप अंदर का हर चीज जानते हो तो फिर आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने रियल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे और भी एक एक चीज ओपन करूंगा सर, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, हर चीज बताऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग शॉर्टकट में पढ़ ही नहीं सकते, जो भी होगा सब लॉन्ग कट सिस्टम है। ओके, तो अच्छा जीएसटी को आईडीटी बोलने का और एक वजह था, एक तो हो गया डायरेक्टली नहीं देते इनकम के ऊपर, इसका और एक सिस्टम है किसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, कोई बोलेगा? तनन? सर इसका टैक्स शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन, टैक्स का बर्डन जो होता है, मैं वही सोच रहा बर्डन था। शिफ्ट हो जाता वेरी गुड, मैं वही सोच रहा था कि कोई तो बोलेगा, टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। सर बर्डन शिफ्ट हो जाता है माने, सर टैक्स का बर्डन कैसे होते हैं इसका, जैसे मानो अ, क्या बोले सर, बिजनेस का जो ओवरऑल साइकिल है, सबसे पहले कौन होगा, कोई प्रोडक्ट जो बनता है उसको कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर, है ना? फिर मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, बोलो? डीलर के पास, या फिर इसको हम होलसेलर बोल सकते हैं। फिर डीलर होलसेलर से ये प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाए, तो ये ओवरऑल क्या है, फ्लो सर, है ना? मिडिलमैन के पास भी कभी कभी आता है। हाँ, कभी कभी एजेंट का भी कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोडक्ट का जो जीएसटी होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया एक बार, मैं फिर से एक बार कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके तो मैं आज भी कर सकता हूँ, चलो आज ही कर देते हैं ताकि सप्लाई समझने में थोड़ा ईजी हो। 1 मिनट सर होल्ड करो, छोटा सा मुझे नोट चाहिए, तो समझा देता हूँ, 1 मिनट। जीएसटी का इंट्रो नोट मुझे एक बार मिल जाए, इंट्रो नोट के अंदर ना ये शिफ्टिंग का सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया गया है, मैं अभी बता देता हूँ।
एक सेकंड चलिए, फिर जाके ना सप्लाई समझने में बड़ा इजी लगेगा, नहीं तो ना यही सप्लाई सर माथा में। स्क्रीन शेयर हट हाँ गया था। मैंने ऑफ किया सर, एक सेकंड रुक जाओ। मैंने स्क्रीन को ऑफ किया 2 मिनट के लिए, एक सेकंड। देख अब दिख रहा है? हेलो, अभी शेयर है सर? देखो कोई कुछ नहीं कहता यार। दर्श ऑनलाइन में जो लोग वो बताओ सर, स्क्रीन शेयर है? हाँ सर है। है हाँ सर। सर। ओके सर, बस वही पूछ रहा हूँ। चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे बार्डन शिफ्ट होता है। इससे आपको समझ में आएगा कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको बहुत इजीली इसको समझने में इजी हो जाएगा। देखो, जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि मैन्युफैक्चरर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, इसको आप तीन तीन अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, कोई होलसेलर बोलते हैं, कोई डीलर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। अब आप एक चीज देखो कि मानो कि कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है 1 लाख, है ना? जिसका कॉस्ट है 1 लाख, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, मतलब मेरा बात सुनते सुनते, अगर समझने सर में, हाँ लिखते हुए चल सकते हो। ठीक है, मेरा बात को सुनते सुनते लिखते हुए चल सकते हो। एक मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट बनाया है 1 लाख का, ठीक है? अब 1 लाख का प्रोडक्ट है, इसका जीएसटी रेट है 18%। इसका जीएसटी रेट है 18%। तो मुझे इतना बताओ, 1 लाख के प्रोडक्ट पे अगर 18% जीएसटी लगेगा तो जीएसटी कितना हो जाएगा? 18,000। वेरी सिंपल, बच्चा भी जानता है, मतलब एक छोटा बच्चा वो भी कर देगा, है ना? तो 1 लाख के प्रोडक्ट पे जीएसटी हो गया 18%, तो आपका कितना बन जाता है? 18,000 का जीएसटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, अब यही प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, मैंने बेसिकली हम लोग माने मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसका कॉस्ट पड़ जाएगा 1 लाख, मैंने बेसिकली 1 लाख में ही मैन्युफैक्चरर इसको बेच रहा है और बदले में 18% जीएसटी ले रहा है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? 11,200 का प्रॉफिट लगा रहा है। सर ये प्रॉफिट मनगढ़ंत है क्या? हाँ सर, प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपने प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट लगाएगा ये खुद वो डिसाइड कर सकता है ना, ये तो इंडिविजुअल ये तो इंडिविजुअल का हो गया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर कोई बोलेगा सर 11,200 ही क्यों, 12,000 क्यों नहीं, तो फिर इसमें मैं आपको इतना बोलूंगा कि सर कोई अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कौन क्या प्रॉफिट लगाएगा, प्रॉफिट कम करेगा ज्यादा करेगा, ये खुद डिसाइड करता है एज पर देयर बिजनेस सिचुएशन, है ना? कभी कभी देखना कोई डिस्काउंट दे देता है, कभी कभी देखना दाम बढ़ा देता है, ठीक है? तो ये तो होता रहता है। तो 11,200 का प्रॉफिट लगाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख के ऊपर एक 11,200 का प्रॉफिट लगाता है, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 1,11,000 1,11,200। ठीक है, अब ये जो 1,11,200 हो गया, अब जीएसटी जो चार्ज होगा ना, जीएसटी जो लगाया जाएगा वो 1,11,200 के ऊपर होगा। तो अब आप लोग कैलकुलेट करो, 1,11,200 पे। अच्छा, वो मैन्युफैक्चरर वाला तो जो था वो 1 लाख में हाँ 18% लगा, हाँ, तो फिर ये 1,18,000 में क्यों नहीं? नहीं सर, यही है, इसको अगर हम 1,18,000 में ले लेते ना, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ये यही प्रॉब्लम पहले था, ठीक है? क्योंकि वो तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा ना, हाँ। मतलब जीएसटी रेट 18,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से 1,18,000 निकल रहा है। आपका क्वेश्चन में समझ गया तेज, कि आप बोल रहे हो कि 1,18,000 फिर इसके साथ 11,200 ऐड करते और फिर उसके ऊपर आप 18% लगाते, नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम पहले वैट सिस्टम जब हुआ करता था 2017 के पहले, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होता था और इसमें ना टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था, माने तुम एक बार टैक्स दे रहे हो, फिर टैक्स के ऊपर फिर से तुम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। इलॉजिकल नहीं है ये बात, क्योंकि अगर हमें टैक्स के ऊपर क्यों टैक्स दे, माने क्योंकि ये जो 1,18,000 अगर हम लोग मान लेते हैं, तो 18,000 के ऊपर मैं तो ऑलरेडी टैक्स कर दिया, तो फिर इसके ऊपर मैं फिर से क्यों टैक्स दूं आपको? नहीं दूंगा, मैं कॉस्ट के ऊपर ही दूंगा। ये प्रॉब्लम पहले वैट सिस्टम में हुआ करता था। इसको, ये जीएसटी का पुराना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये देखो,
ये वैल्यू एडेड टैक्स देख रहे हो, GST is the value added tax levied on supply, that is manufacture or sale of goods and provisions of service. GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit from the producers of point of service provider point up to retailers level, thereby taxing only the value added at each stage of the supply chain. Value added के ऊपर ही लगेगा and burden borne by final consumer and no cascading taxes. देख रहे हैं सर, ये देखो कैस्केडिंग माने क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, माने हर टैक्स के ऊपर टैक्स, only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax, जो प्रॉब्लम आप पूछ रहे थे, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले वैट सिस्टम में हुआ करता था, वैट सर्विस टैक्स जब होता था तब उसमें ये प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम का नाम है कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन, और ये कैस्केडिंग प्रॉब्लम को जीएसटी में सॉल्व किया गया। ये जीएसटी का भी इतिहास में इंट्रोडक्शन लेवल में पहले भी बताया एक बार कि वहां पर ये समझाया जाता है सर कि इसका इतिहास ये है कि ये चालू तो हुआ था बहुत पहले, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार इसका हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये देखो 2000 में इसके बारे में मिनिस्ट्री में सबसे पहले डिस्कशन हुआ था, यानी पार्लियामेंट इंडिया 2000 द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, अगेन बीजेपी का बोलबाला, ठीक है। अटल जी उस टाइम पे ग्रेट लीडर इन इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे, और उसी टाइम पे जीएसटी मॉडल को लेके फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। लेकिन 2004 में अटल जी का, मैंने उस टाइम पे बीजेपी अकेला सरकार नहीं बना सकता था, तो एनडीए गवर्नमेंट था। क्या गवर्नमेंट था? एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी का अलायंस पार्टी को मिला के एनडीए बोलते हैं। इंडिया में मेनली दो अलायंस चलता है, एक एनडीए अलायंस और एक होता है यूपीए अलायंस, ठीक है, यूनाइटेड पब्लिक कुछ ऐसा है, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। माने जो कांग्रेस सपोर्टेड पार्टी होते हैं और कांग्रेस होते हैं उनको यूपीए बोलते हैं। तो अभी अभी न्यू एक अलायंस का नाम हुआ है इंडिया, जो मोदी जी को टक्कर देने के लिए रिसेंटली डेवलप किया गया है। उसको लेके भी काफी बातचीत चल रहा है कि वो रहेगा कि है कंट्रोवर्सी बने। बेसिकली वो कोई बोल रहे हैं हाँ रहेंगे, कोई बोल रहे हैं नहीं नहीं रहेंगे, चलो अलग बात है। लेकिन 2000 में ये फर्स्ट टाइम जीएसटी का नींव रखा गया था, लेकिन जीएसटी एक्ट लागू नहीं हो पा रहा था। फिर 2006 में उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, कांग्रेस का, ठीक है। पी चिदम्बरम ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा खिचड़ी गवर्नमेंट था कि जीएसटी को लेके सबका वोट चाहिए ना, तो वो वोट ही नहीं मिल रहा था पास कराने के लिए। फिर 2006 से 2014 आ गया, बिल पास हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, एक राज्यसभा, ये हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में या फिर लीगल मैटर में पढ़ते हैं कि देयर आर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा था। फिर 2014 के बाद 2014 में क्या हुआ, फिर से बीजेपी आया, इस बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए। तो 2000 से 2014 ये पूरा गैपिंग में कांग्रेस नहीं ला पाया जीएसटी को। अब इसको आप जो भी बोलो, कोइंसिडेंस बोलो या फिर कांग्रेस का फेलियर बोलो, जो ठीक लगे बोलो, उसमें मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि सिचुएशन दिखा रहा हूँ, कोइंसिडेंस दिखा रहा हूँ कि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे इसको रखा गया, फिर 2014 में फिर जब बीजेपी आया तो जाके क्या है ना, बीजेपी का पूर्ण बहुमत हुआ। पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत समझते हो? हाँ, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा अभी धीरे धीरे। जो लोग नहीं समझते हो उनको धीरे धीरे समझना पड़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी जिस लेवल के पढ़ाई में आ चुके हो ना, इसमें अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देश का क्या है और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रन होता है, इसका अगर नॉलेज डेवलप नहीं करोगे मुश्किल होगा। सर कैसे पता करें? सर इसके लिए इंस्टीट्यूट आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट एज वेल एज आजकल रिसेंटली सीएमए सिलेबस में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए काफी मैंने क्या बोलते हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। 2014 में बीजेपी आया तो फिर क्या है ना, पूर्ण बहुमत, माने अभी किसी के साथ गठबंधन करने का जरूरत नहीं, वो अकेला ही इतना पावर है, सारे के सारे जितना भी सीट होता है सब बीजेपी अकेला ही मेजर गवर्नमेंट बन गया, तो जीएसटी बिल पास करना इजी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा करते करते लास्ट में जाके ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 2017 में। 17 इयर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी, तब जाके जीएसटी पास हो पाया था।
मैंने जो प्रॉब्लम था फैट में, सर्विस टैक्स में, ये सारा प्रॉब्लम को लेके ही चल रहे थे, इसको हटाने का कोशिश ही नहीं कर रहे थे। जैसे आपने अभी बोला ना कि सर अगर टैक्स 1,18,000 के ऊपर लगा देते तो पहले यही होता था। समझ रहे हैं सर आप लोग? हाँ सर, जो लोग ऑनलाइन में हो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो डिस्ट्रीब्यूटर का केस देख लो। डिस्ट्रीब्यूटर का केस देख लो। कॉस्ट 1 लाख का है, प्रॉफिट 11,200 का लगा दिया, सेल प्राइस हो गया 1,11,200, जीएसटी रेट है 18%। तो अभी 1,11,200 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा तो कितना होगा? 20,000। 20,016। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो सर, ठीक है, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। तो 20,016। अब यहाँ पर एक खेल है सर। खेल क्या है? इस चीज को समझ लो, ये चीज बार बार जीएसटी में आएगा और इसके ऊपर बार बार बताना पड़ेगा। बार बार क्यों सर? यही चीज है जो जीएसटी को मैंने जीएसटी प्रैक्टिशनर का पूरा मार्केट बना के रखता है। एंड इस कॉन्सेप्ट का नाम है आईटीसी। आईटीसी माने आईटीसी सोनार बांग्ला होटल नहीं रे बाबा। आईटीसी बोलते ही जिनके मन में लड्डू फूट गया ना कि हम लोग सर आईटीसी सोनार बांग्ला में जाएंगे, ताज बंगाल में जाएंगे, खाना खा के आएंगे। नहीं सर, ये वो वाला आईटीसी नहीं है। इस आईटीसी का एक नाम है और वो नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या नाम है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैन्युफैक्चरर क्योंकि वो फर्स्ट लेवल सप्लायर है तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास कोई क्रेडिट नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये assumptions है कि मान के चलते हैं कि उनका कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन इनका भी क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से समझो कि कैसे क्रेडिट यूज होता है, ठीक है। इसको आईटीसी बोलते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? नील। किसका? मैन्युफैक्चरर का। अब ये इनपुट टैक्स क्या होता है सर? इनपुट टैक्स माने परचेज टैक्स। क्या है सर? परचेज टैक्स। परचेज के टाइम पे मैंने जो पे किया वो मेरे लिए आईटीसी है। अब मैन्युफैक्चरर लेवल में मैं माना कि मेरा कोई परचेज पुराना नहीं है, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं तो मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ। तो जब मैन्युफैक्चरर मेरे को 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा था और उसमें 18% जीएसटी लगाया था, तो मैं मैन्युफैक्चरर को, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी दिया था? 18,000। ये 18,000 का जीएसटी मैन्युफैक्चरर किसको दिया था? गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन ये किससे लेके दिया था? डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड सर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दिया था 18,000। तो ये पेमेंट किसके पॉकेट से हुआ था? डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से हुआ था। तो डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट को आप परचेज भी सोच सकते हो, लेकिन क्या है ना, सोचने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट के लिए बार बार मैं परचेज वर्ड यूज किया, लेकिन इसको इनपुट ही बोलता है। देयर इज अ टू वर्ड, अकाउंटेंसी में भी यूज होता है। इनपुट माने परचेज एंड आउटपुट माने सेल्स, ठीक है। आउटपुट माने सेल्स। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया इसका? 18,000। अब यहां पर खेल देखो सर। अब सर यहां तक क्लियर है सबको? दर्श, नील, कनन, अभिजीत, बोलो सर। बर्मन साहब का कोई आवाज नहीं है। बर्मन साहब क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है सर। कोनिका बुझा गए तो देखो सर, तो यहां तक आपको 18,000 का क्रेडिट किसको है? डिस्ट्रीब्यूटर का है। लेकिन यहीं पर खेल आगे आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के ऊपर, रिटेलर को बेचेगा। तो ये जो 1 लाख का प्रोडक्ट है इसमें जो 11,200 का प्रॉफिट चढ़ा रहा है, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, और ये रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? बेचेगा। तो ये प्रॉफिट उसी के लिए ना लगा रहा है ना? नहीं तो ये प्रॉफिट लगाने का क्या मतलब है? अब ये जो 1,11,200 टका और उस पर जीएसटी कितना हो गया? 20,016। ये 20,016 किससे कलेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर? रिटेलर से। समझ रहे हो? अब ये 20,016 रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, उसका तो काम ही है बस पैसा दे लो, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं कमा सकता सर, हम ही लोग कमा के उनको देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें चला के दिखाओ। सो 20,016 ये गवर्नमेंट हमसे मांग रहा है, हमसे माने डिस्ट्रीब्यूटर से।
तब डिस्ट्रीब्यूटर चिल्ला के बोल रहा है, चिल्ला के माने वैसा नहीं चिल्लाते, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि वेट गवर्नमेंट वेट, मेरे पास आईटीसी है, मेरे पास आईटीसी है। तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, ठीक है। तो ये बोलेगा मेरे पास आईटीसी है। तो आईटीसी कितने का है? 18,000 का। तो गवर्नमेंट कितना मांग रहा था उससे? 20,016। आईटीसी कितना है उसके पास? 18,000। सो 20,016 से 18,000 माइनस करो, 20,016 से 18,000 माइनस करो सर, कितना होता है? कोई बताए मुझे? माइनस 2016, ठीक है। ये जो 2016 रुपीज आया ना सर, ये 2016 रुपीज अभी डिस्ट्रीब्यूटर एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करेगा, पेड टू गवर्नमेंट। कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ही सप्लायर है, समझ रहे हो सर? डिस्ट्रीब्यूटर ही सप्लायर। सर मैन्युफैक्चरर का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर का भी कोई परचेज हो तो वो भी सिमिलरली ले सकता है, लेकिन हम लोग किसी ना किसी सिचुएशन को समझने के लिए हमें उसको फ्रेश तो मानना पड़ेगा, समझ रहे सर? अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कितना पेमेंट कर दिया? 20,016। अब देखो रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा? जितने दाम में उसने परचेज किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का सेल प्राइस इक्वल्स टू रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, यस और नो? डिस्ट्रीब्यूटर 1,11,200 से रिटेलर को सेल कर रहा है, तो वही रिटेलर का कॉस्ट होगा। तो 1,11,200 यानी 1,11,200, दिस इज द रिटेलर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। इस पे रिटेलर क्या करेगा? अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। एक बात का ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटर जिस लेवल का प्रॉफिट जोड़ता है, रिटेलर उससे ज्यादा ही प्रॉफिट जोड़ेगा। क्यों? प्रॉफिट नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर अगर 11,200 लगा रहा था, ये तो 24,640 लगा दिया, ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि ये भी रैंडम है? हो गई, रैंडम ही हो। रैंडम ही होगा। कोई मुझे बता सकते हो? आप लोगों को कुछ एब्सर्ड नहीं लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ओनली 11,200 प्रॉफिट लगा रहा है 1 लाख के प्रोडक्ट पे, वहां पर रिटेलर ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट लगा रहा है, ऐसा क्यों? तेज ने बोला, मतलब जस्ट उसका ऐसा अभी समझ में आया कि रैंडम है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि उसका प्रोडक्ट है, वो प्रॉफिट अपने हिसाब से लगा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को सभी को पूछ रहा हूँ सर कि रिटेलर ज्यादा प्रॉफिट लगा रहा है क्या? इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन है, बिजनेस रीजन? कौन बोलेगा? कोई तो बताए सर। सरमन जी बोलो सर, सनोन, नील, एनीवन, शालिनी, कोई तो बोलो, क्या रीजन है सर कि रिटेलर एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों लगा रहा है? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। कौन बोलेगा? कोनिका, अभिजीत बोल। सर क्योंकि रिटेलर के बाद ही वो मतलब कंज्यूमर जो रिटेलर से प्रोडक्ट लेता है तो उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का चांस होता है, क्योंकि इसलिए जैसे अगर क्योंकि जैसे अगर उसको 20 रुपए में प्रोडक्ट मिला तो उसको 30 या 35 या 40 में भी बेच सकता है। मतलब चांसेस है इसलिए बेच रहा है। तो क्या और डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चांस नहीं था मैक्सिमम प्रॉफिट लगाने का? तो फिर उसने क्यों नहीं लगाया? आप बोलोगे उसका मर्जी है, कोई मर्जी वर्जी नहीं होता है। जीएसटी से कैलकुलेट करते नहीं, हैं बाद में वो इसके पीछे एक प्योर मार्केट सेंस है, जीएसटी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। चलो आप लोग थोड़ा सा ट्राई किए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सर डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में बेचता है, रिटेलर खुदरा में बिकता है। एक रिटेलर माने जैसे मानो हमारे आसपास में जितने दुकान है यहाँ पर, ये सब रिटेलर है। लेकिन अगर यहाँ का नियरेस्ट होलसेल मार्केट कहाँ है? प्लैनेट बड़ा बाजार, है ना? एस्प्लैनेड का वो तो मार्केटिंग का अलग जगह है, बट नॉर्मल किसी भी चीज का, अगर हमें कपड़ा बेचना है तो कहाँ जाऊंगा? बड़ा बाजार जाऊंगा। अगर मुझे ग्रोसरी बेचना है यहाँ लोकल एरिया में, कहाँ जाऊंगा? बड़ा बाजार जाऊंगा। मुझे यहाँ पर मानो हार्डवेयर दुकान का कुछ चीजें बेचना है, कहाँ जाऊंगा? बड़ा बाजार। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें के लिए चांदनी जाऊंगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक बड़ा बाजार में मार्केट है,
ठीक है, चाइना मार्केट बोल के एक मार्केट है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक मार्केट है। बड़ा बाजार में हर चीज मिलता है। अब बड़ा बाजार में कोई भी दुकानदार आपको ना सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो हमेशा बल्क में बेचता है, क्योंकि वो दुकानदारों के साथ बिजनेस करता है। और रिटेलर जो होता है वो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ बिजनेस करता है। तो इनके पास ना एट ए टाइम दुकानदार क्या करते हैं, हमेशा बल्क में उठाते हैं, उसको बस्ता बस्ता माल चाहिए, बोरा बोरा माल चाहिए। और कंज्यूमर का क्या है, एक पीस चाहिए। जैसे मानो तुम अगर रिटेलर हो कपड़ा का, तो तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का रिलेशन क्या है, B2B रिलेशन है, बिजनेस टू बिजनेस। तो रिटेलर मानो तुम मानो कि टी शर्ट बेचोगे, ठीक है, या जैकेट बेचोगे, तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके एक जैकेट लेके आएगा क्या, बाप रे। बल्क मिलेगा। तो क्योंकि वो बल्क में बेचता है इसलिए वो प्रॉफिट कम लगा सकता है, नहीं कम ही लगाते हैं, क्योंकि उसका बल्क में वो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन रिटेलर बल्क में नहीं बेचता। मानो कि अभी मेरे को जैकेट का जरूरत है, तो क्या मैं दुकान में जाके 10 जैकेट लेके आऊंगा, एक ही जैकेट लूंगा, है ना, एक ही टी शर्ट लूंगा, जोर से जोर 2 ले सकते हैं अगर फेस्टिव टाइम है तो, किसी को देना है तो। लेकिन वो रिटेल हुआ ना, तो रिटेल में क्या होता है, वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा ही लगा के बेचता है, क्योंकि वो बल्क में नहीं बेचता। एंड दैट इज द रीजन, आप ये चीज हमेशा ख्याल रखना, ये एक बिजनेस सेंस है, इसके साथ जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अ बिजनेस सेंस, कि आगे जाके आप लोग खुद भी एग्जाम्पल डेवलप कर पाओ, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल रट्टा लगा लो, एग्जाम्पल आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए कि भाई रिटेलर का प्रॉफिट ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि रिटेलर बल्क में डील नहीं करता, वो सिंगल पीसेस में डील करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में डील करता है। जैसे मुझे याद है, मैं बचपन में एक बार, क्योंकि हम लोगों का बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बिजनेस है पापा का चाचा का, तो मैं बचपन में जब भी आता था बड़ा बाजार में जाके, तो मैं मान की बैठा हूँ, तो मैं बोला कि माँ ने बोला कि मेरे लिए कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदने के लिए, ऐसे बच्चा लोग बोलता है ना, तो मैं भी बैठा रहता था, तो जो भी उसमें काम करते थे मैनेजर लोग अभी भी हैं, तो बचपन वाला बात है, तो उसको बोलता था चलो ना टी शर्ट, इतना सारा कपड़ा दुकान है, माँ ने बोला ये सब खरीद देने के लिए, आप खरीद के दो, मैं वो लेके नेटिव चला जाऊँ। तो फिर मेरे को लेके जाता था, फिर दुकानदार बोलता था कितना पीसेस चाहिए, तो फिर मेरे को पूछता था मैनेजर कितना पीस चाहिए, हमने क्या कितना पीस चाहिए, एक ही पीस चाहिए या 2 पीस चाहिए, ठीक है, एक जीन्स लेना है, एक टी शर्ट लेना है। बोले नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, कम से कम 10 जीन्स लेना पड़ेगा, 12 टी शर्ट लेना पड़ेगा, कम से कम। ये सिस्टम बड़ा बाजार में चलता है, क्योंकि वो लोग होलसेलर है। आजकल टाइम के साथ साथ वो लोग भी दोनों काउंटर अलग अलग रखता है, एक रिटेल काउंटर भी रखता है जहां पर आपको रिटेलर के रेट पे ही चीजें बेचता है, और एक होलसेल काउंटर रख देता है, वो अलग चीज है। लेकिन उनका जो मेन बिजनेस कॉन्सेप्ट है ना, वो B2B के लिए बना होता है, उनसे प्रोडक्ट लेके लोग बेचता है। इसलिए वो शोरूम की तरह उसको सजाता नहीं है, वो उसको गोडाउन की तरह ही रखता है, और ऐसे बस्ता में बांध के रखता है। देखना कभी बड़ा बाजार में दुकानदार ना तो शोरूम वगैरह नहीं बना पाता, जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है उनके पास। सो आई होप यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि क्या होता है। अब चलो पॉइंट वापस आ जाते हैं जीएसटी में। सेंस क्रिएट करते रहना सर हमेशा, कि रिटेलर यहाँ पर 24640 को प्रॉफिट लगा रहा है, अब उसको सेल करेगा तो इसके साथ प्रॉफिट ऐड करके, तो 1,11,200 के साथ 24,640 इतना प्रॉफिट उसने जोड़ दिया। आपका सेल प्राइस रिटेलर का कितना हो गया, 1,35,840, इस पे जीएसटी जोड़ दो 18%, तो 18% तो प्रोडक्ट का रेट ही है, तो जोड़ने के बाद आपका जीएसटी आ रहा है 24,451.2, ठीक है, 24,451.20, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, अब गवर्नमेंट बोलता है रिटेलर को, अच्छा ये रिटेलर जो ये इतना प्रॉफिट लगाया, इसमें जो जीएसटी लगाया, किसके लिए लगाया, कंज्यूमर के लिए। और रिटेलर के साथ कंज्यूमर का किस तरह का रिलेशन है, ये किस तरह का बिजनेस है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब ये 1,35,840 टका सेल प्राइस है रिटेलर का, इसके ऊपर 18% जीएसटी है, 24,451 माने 24,451, ये कंज्यूमर पे करेगा रिटेलर को। और रिटेलर को ये पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, होलसेलर को नहीं देना। होलसेलर को उसको जो देना था वो दे दिया। अब रिटेलर जब ये कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है ना, तो कंज्यूमर से ये कलेक्ट किया, ये पैसा किसका है, ये 24,451 रिटेलर का है कि कंज्यूमर का, रिटेलर। नहीं सर, ये कंज्यूमर का पैसा है ना, किसके पॉकेट से निकला पैसा, अच्छा कंज्यूमर।
सोचा करो ऐसा, कंज्यूमर के पॉकेट से निकलेगा। दुकानदार अपने पॉकेट से जीएसटी देके बिजनेस नहीं करता है, वो जीएसटी हमसे ही तो कलेक्ट करता है। हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें जीएसटी लगा के लेता है ना, तो फिर कंज्यूमर ये पेमेंट करेगा रिटेलर को, लेकिन गवर्नमेंट ये कलेक्ट करेगा रिटेलर से। तो रिटेलर यहाँ पर कौन हो गया? समझेगी नहीं? अब ये 24,451.20 ये अमाउंट गवर्नमेंट मांग रहा है, किससे? रिटेलर को। गवर्नमेंट बोल रहे है भाई दो हमें 24,451। तब रिटेलर बोलता है वेट गवर्नमेंट वेट, रुको सरकार। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, रुको सरकार। ठीक है, क्यों सरकार को क्यों रुकने बोल रहे हैं? मेरे पास ऑलरेडी 20,016 रुपए का आईटीसी है, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 20,016 टका है। मतलब जब मैंने परचेस किया था तब मैंने 20,016 टका डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था, और अभी जब मैं बेच रहा हूं तब मैं 24,451 रुपया कलेक्ट कर रहा हूं। तो 24,451 मैंने 24,451 से मैं 20,016 रुपीज माइनस करूंगा। माइनस करके कितना हो रहा है सर? 4,435। ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, मतलब मैं इन द सेंस रिटेलर। ये कितना ही पे करेगा, बाकी उसका आईटीसी होगा, बाकी आईटीसी से एडजस्ट कर देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी परचेस के टाइम पे जो टैक्स लिया दिया था वो यहाँ पर उसको एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको बार्डन शिफ्ट हो रहा है ना सर? हाँ, इसी को बोलते हैं बार्डन शिफ्टिंग, इसी को बोलते हैं बार्डन शिफ्टिंग। और ये किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर लोड नहीं डालता, किसी भी बिजनेसमैन को। ये सब बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेसमैन है, रिटेलर भी बिजनेसमैन है। इन तीनों के ऊपर कोई लोड नहीं है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा लोड है, थोड़ा थोड़ा लोड है। ठीक है, तो फिर पूरा बार्डन कौन लेता है? बलि का बकरा। हाँ सर, बलि का बकरा कौन? सर समझ में आया कि नहीं आया? बलि का बकरा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर। कंज्यूमर से सारा का सारा टैक्स छिला जाएगा। ठीक है, जितना टैक्स है वो सब कंज्यूमर देगा। माने हम सब बकरा है, हाँ सर हम सब बकरा है। ठीक है, अल्टीमेटली काटेगा हम लोग को। सो कॉस्ट हो गया। अब देखो 1,11,200 इसका था, इसमें प्रॉफिट लगाया गया था 24,640। तो आप इसको हिसाब करो ना, 111,200 प्लस 24,640 टोटल करने से कितना हो रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सेल प्राइस है 135,840, इसका 18% है 24,451। टोटल करो, माने 135 कितना था रे? 135,840 840। 135,840 प्लस टैक्स कितना था? 24451 24,451 16291 है सर। कंज्यूमर के लिए पूरा उसका खर्चा है, यानी कंज्यूमर को अगर वो प्रोडक्ट परचेस करना है तो टोटल इतना पैसा कंज्यूमर को खर्चा करना पड़ेगा अपने पॉकेट से, 1,60,291। अब मजा का बात सर देखो। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या होलसेलर बोलेंगे? हाँ बोलेंगे एकदम, डिस्ट्रीब्यूटर को आप होलसेलर बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर को आप ओके। डीलर भी बोलो, चलेगा, एक ही नाम है सर सब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को आप होलसेलर डीलर कुछ भी बोल सकते हो। देखो इसका सिंपल मतलब है, मैंने मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के घर में प्रोडक्ट पहुंचा देता है, यही डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर भी कहलाता है, डीलर भी कहलाता है। मतलब मैं उस पर डील करता हूँ। ऐसे डीलर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो बल्क में डील करते हैं उन्हीं को नॉर्मली डीलर बोलते हैं, है ना। बेसिकली वो देखना सेम सेम एक ही प्रोडक्ट का डील करता है। जैसे मानो ग्रोसरी दुकान में हजारों चीज बिकता है, तो वो भी एक और एक रिटेलर है, लेकिन ग्रोसरी दुकान में देखना कभी कभी गाड़ी आ जाता है, किसी की गाड़ी में सिर्फ बिस्किट्स होते हैं, तो जो बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसके घर से उसके दुकान में बिस्किट्स आते हैं। कोई देखना सिर्फ तेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सिर्फ सरसों तेल या पाम ऑयल या फिर क्या बोलते हैं उसको, सादा तेल जिसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल, जिससे उसके गाड़ी से तेल निकल रहा है, मैंने वो जिससे ले रहा है ना वो मैन्युफैक्चरर से नहीं लेता, रिटेलर। रिटेलर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी भी डायरेक्टली रिटेलर को नहीं बेचता है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि काफी चाक हो जाता है, वो हर एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर देता है। जैसे मानो कि केस्टोपुर में जितना ग्रोसरी दुकान है, इस ग्रोसरी दुकान में मानो फॉर्चून का तेल बिक रहा है। फॉर्चून का तेल कौन बनाता है जानते हो? फॉर्चून ऑयल तो जानते हो नाम? हाँ इमामी में ना था? नहीं, इमामी। फॉर्चून ऑयल अदानी का है। अच्छा, ओ हाँ। ये करेंटली इंडिया में सबसे बिकने वाला
सरसों तेल या फिर मैंने बेसिकली एडिबल ऑयल है। अब अदानी का ही ये है सर, तो अदानी कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसका कंपनी का नाम है अदानी विल्मर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसका शेयर भी बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैंने एक टाइम पे तो बहुत गेन दिया था, 364। ठीक है। एक टाइम पे तो मैंने बहुत कमाया, मैं लिया था इसको 230 में, फिर गया था ये 800, भयंकर प्रॉफिट किया था 3 महीने के अंदर। और मैं अकेला नहीं, मेरे सभी स्टूडेंट को करवाया था। ये देखो, मजाक नहीं करना सर, ये लास्ट ईयर का ही बात है। ये देखो 230 मार्केट में आईपीओ आया था, फिर जाते ही एक ही पहला दिन ही 381, फिर ये देखो कहाँ तक गया, 800, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली विलमार के साथ इसका कुछ बातचीत प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका शेयर का दाम पहले से थोड़ा गिरा है। ये फॉर्च्यून ऑयल ही बिकता है। चलो शेयर मार्केट पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो मैं खो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, जानकारी के लिए बताना पड़ता है, आप लोगों का इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है। आप चाहो तो बहुत डिटेल्स में एनालिसिस कर सकते हो। नाउ पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ये है सर, तो अदानी हो गया मैन्युफैक्चरर। अब अदानी लोकल एरिया में कोई तो होगा, ऐसे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं पता, बट जो फॉर्च्यून ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिर्फ फॉर्च्यून ऑयल में ही डीलिंग करते हैं। फॉर्च्यून ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की दुकान में जाके फॉर्च्यून ऑयल बेचेगा, फिर वो रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। इवन जो गाड़ी बनाता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल शोरूम के पास आते हैं, फिर रिटेल शोरूमर उसको कंज्यूमर के पास देते हैं। ये भी सेम मॉडल पे चलता है। ये जो हम लोग जहाँ पर जाके गाड़ी खरीदते हैं ना, वो लोग रिटेलर है, वो लोग रिटेलर है, और ये किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही गाड़ी उनके पास आते हैं। बट सर समझ रहे हो? कंपनी तो सेम ही होती है। हाँ जैसे सर, टाटा की गाड़ी, जैसे टाटा के शोरूम से ले रहे तो कंपनी तो सेम ही हुई ना। टाटा के शोरूम से ले रहे हो? हाँ, टाटा का अगर कहीं डायरेक्ट शोरूम है तो ले सकते हो। वही पूछा, मतलब सेम ही चीज हुआ ना। हाँ, सेम ही चीज हो, कॉन्सेप्ट वही, मतलब बिजनेस मॉडल काम तो ऐसे ही करते हैं सर। डायरेक्टली टाटा डायरेक्टली अपना शोरूम बना के बेचेगा, ऐसा सिचुएशन आपको कम ही दिखेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, रिटेलर बनाएगा, फिर उसके थ्रू से आपको बेचेगा। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया सर, इस हर केस में क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग? हाँ, अच्छा, कंज्यूमर जो है ये किसी जीएसटी चार्ज कर सकता है? ये चार्ज क्या करेगा, इसी के ऊपर तो चार्ज किया गया, पूरा का पूरा बर्डन, पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसका कोई इनपुट क्रेडिट का मैटर भी नहीं है, माने कंज्यूमर कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है। माने कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है, और हम जस्ट एंड कंज्यूमर है। देखो यहाँ पर दो चीजें, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, मैं बार बार B2B का बात कर रहा हूँ, तो B2B के केस में आप जीएसटी फाइल करोगे। लेकिन अगर आप सी हो, B2C कॉन्सेप्ट में हो, और अगर आप सी का कंज्यूमर हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए जीएसटी फाइलिंग नहीं है। नॉर्मल कंज्यूमर का जीएसटी के फाइलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो बस पेमेंट करेगा, वो बस पेमेंट करेगा। क्लैरिटी आया सर बात में? हाँ, और आपको सप्लायर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अल्टीमेटली टैक्स गवर्नमेंट किससे लेता है? सप्लायर से लेता है। किससे लेता है? सप्लायर से लेता है। क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। ये क्रेडिट कॉन्सेप्ट बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है सर, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और एग्जाम में आईटीसी रिलेटेड कम से कम आपको, मैंने क्या बोलूं सर, 15-20% क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है सभी एग्जाम में। 15-20% आईटीसी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। नाउ क्वेश्चन क्या है सर, अब यहाँ पर देखो, मैन्युफैक्चरिंग लेवल में गवर्नमेंट को कितना मिला था? 18,000। फिर नेक्स्ट लेवल में पेड टू गवर्नमेंट कितना हुआ? 2016, है ना। फिर इस लेवल में कितना हुआ? 4435, सब मैच हो गया। हाँ, और लास्ट लेवल में तो कुछ हुआ नहीं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट को कितना मिला? अल्टीमेटली जितना कंज्यूमर पे किया उतना ही गवर्नमेंट को मिला। देखो 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435, तीनों को टोटल करो, आपको यही वैल्यू मिलेगा जो अल्टीमेटली बोर्न बाय द कंज्यूमर होता है। कोई शक सर? को, कोई शक है क्या? मैंने कोई डाउट है क्या? देखो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। आप समझाते इतना बढ़िया है। अच्छा, अब चन्ने के झाड़ पे मत चढ़ा।
तो चलो ठीक है, मैं पूछा कि समझ में आया कि नहीं, तो तेज बोल रहेगा बढ़िया समझाते हो, तो पूछने का जवाब जगह ही नहीं होता। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि चन्ना के जड़ पे मत चढ़ाओ सर। हाँ, ना चढ़ पाऊंगा और ना उतर पाऊंगा। नारियल के पेड़ पे चढ़ा दे फिर भी लटक के रहूंगा। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट सर, आप लोग को एक आइडिया लग गया कि सप्लाई क्या होता है और किस तरह से जीएसटी नेटवर्क काम करता है। अब आपको मैं एक कोर एरिया में लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को कोर में ही जाना पड़ेगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है सप्लाई क्या चीज है, ठीक है। जितना आसान भाषा में आप लोगों को लग रहा है कि सिंपल है, इतना सिंपल होता तो सब्जेक्ट बनाने का जरूरत ही ना होता। क्योंकि जो सिस्टम आपको मैं बताया, इसी कैलकुलेशन समझना कितना बड़ा बात है, 4 दिन समझा दो कोई भी समझ जाएगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आम आंख में लग रहा है। कुछ तो बात है अंदर में जो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट इसलिए सप्लाई को काफी इलाबोरेट किया, सप्लाई को काफी इलाबोरेट किया है। तो वही चीज आप लोगों को अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि सप्लाई क्या है और सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलो, मैं थोड़ा सा एक सिंपल नोट भी मैंने रेडी किया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं वहां पर ना, ये जो नोट देख रहे हो ना, इसके अंदर ना आपको काफी सारा क्वेश्चन आंसर, केस स्टडीज, बहुत कुछ मिलेगा। ये सब केस स्टडीज करने से आप लोगों को इतना क्लैरिटी मिलेगा। केस स्टडीज मैंने क्या है ना, कि रियल लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस पैदा हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पर देखो ना, एग्जाम्पल भरा पड़ा है एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा है। माने इजी भी लगेगा और कभी कभी बीच बीच में टफ भी लगेगा, लेकिन टफ नहीं है, वो सब रियलिटी है, ठीक है। टफ कुछ नहीं है, सब रियलिटी है। कभी ट्रांजैक्शन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये भी समझना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ठीक तो हुआ नहीं, कुछ ठीक होगा धीरे धीरे। गाड़ी बन रहा है सर, एक एक करके अभी ढांचा बनेगा, इंजन लगेगा, शीशा लगेगा, गियर स्टीयरिंग सब लगेगा, फिर गाड़ी में व्हील लगेगा, फिर आप उसमें टेस्ट ड्राइव करोगे, है ना, फिर जाके आप ड्राइवर बनोगे। समझे कि नहीं? ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, ऊर्जा ऊर्जा बन रहा है। वो जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है ना, वो सब थोड़ा सा गाड़ी में लग रहा है। बॉडी बनने में टाइम लगेगा। एग्जाम से पहले टेस्ट होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ड्राइव। हाँ। So what is supply under GST? What are the three components of supply under GST? Types of supply under GST? Supplies where there are more than one goods and service involved. चलो, कुछ important basic बात है, थोड़ा आप लोगों से करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सप्लाई को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया सर, ठीक है। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भाषा में भी समझना पड़ेगा, सब बात सिंपल नहीं होता है। आसान भाषा, वो 3 इडियट्स में था ना, मशीन, याद है? 3 इडियट्स मूवी देखा है? उसमें वो कॉलेज में प्रोफेसर पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज मशीन, ठीक है। सर अप डाउन अप डाउन। तेरे को तो वही याद आ गया ना? हाँ, मतलब मन में खोट है। अरे नहीं, वो पैंट के जेब पे अप डाउन करके दिखा रहा है, ये भी मशीन है। पंखा घूम रहा है, वो भी मशीन है, ठीक है। तो उसमें जो था, क्या नाम था उसका, आमिर खान तो था, वही चतुर तो। था, चतुर था। चतुर, चतुर रामलिंगम, हाँ चतुर। तो चतुर को पूछा गया, वो पूरा मशीन का डेफिनेशन दे दिया। तो जो प्रोफेसर था बड़ा खुश हो गया, तो देखो ये ऐसा होता है स्टूडेंट। तो आमिर खान जो था, उसका क्या नाम था? रणछोड़ दास, हाँ, रणछोड़ दास चांचड़, ठीक है। तो रणछोड़ दास चांचड़ वो ओरिजिनल है सर, एक्चुअली उसका वो ओरिजिनल लद्दाख के है, जिसके ऊपर ये मूवी बनाया गया, वो लद्दाख के साइंटिस्ट है, फुंगसुक वांगडू। उसका ओरिजिनल नाम फुंगसुक वांगडू नहीं है, कुछ और नाम है उसका, लेकिन है, सीरियसली है लद्दाख में उसका। एक पूरा रियल में फार्म है उसका, मतलब जो साइंटिस्ट, मतलब साइंटिफिक रिसर्च फार्म है। जो भी है छोड़ो, तो हम लोग भी आसान भाषा में समझने का कोशिश करें। तो इन द जीएसटी सिस्टम है, टैक्सेबल इवेंट इज कॉल्ड सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट, इवेंट माने जहां पर गवर्नमेंट को मजा आ जाएगा कि चलो भाई आपने इवेंट किया, हमें पैसा दो। ये गवर्नमेंट का क्या है, मजा का जगह है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत मजा आता है सर जीएसटी कलेक्ट करने में। सर क्यों नहीं मजा आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, गवर्नमेंट का इसको डेटा पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए आप लोगों को, जीएसटी काउंसिल के साइट में चले जाओ। आप लोगों को ना हर साल या हर महीने, ठीक है, गवर्नमेंट कितना कमाता है उसका आइडिया लगेगा। सर आइडिया लेके क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, सब पता लग जाएगा सर। ये देखो,
क्या है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी रेट्स, कॉम्पेंसेशन, जीएसटी हेल्प, इसमें ना एक डेटा आता है। बंद हो जाएगा। हाँ वो इसमें एक आता है सर कि गवर्नमेंट एवरी मंथ कितना कमाता है, उसका भी एक डेटा आता है। कहाँ चला गया भाई, जरूरत में मिलता क्यों नहीं है? आर्काइव में जाने से मिलेगा? नहीं। यूजफुल लिंक्स, आरटीआई, प्रेस रिलीज, ठीक है, जब मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा। जीएसटी सिस्टम स्टैटिस्टिक्स, जीएसटी रेवेन्यू, हाँ मिल गया। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर दिसंबर 2023, ये देखो, ये लास्ट मंथ का है। गवर्नमेंट का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन देखो, ओरिजिनल डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है। ये देखो, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन एवरेज 1.66 लाख करोड़ इन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और सिर्फ मैंने एवरेज मैंने हर मंथ 1.66 मिला है, और हाँ पर मंथ मिला है 1.66 लाख करोड़ इन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एवरेज। और आपको दिसंबर में सिर्फ मिला है 1,64,882 करोड़ ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू दिसंबर 2023। 1,64,882 करोड़। सर अमाउंट देख के आप लोग सोच रहे हो कि बहुत है सर, अमाउंट बढ़ रहा है डे बाय डे गवर्नमेंट का, लेकिन देयर इज माने एक सिचुएशन से देश भी बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। अभी इंडिया को रोकना मुश्किल है, बार बार बोल रहा हूँ आपको कि इंडिया जिस तरह का माने क्या बोलते हैं उसको, रोड पकड़ लिया ना, अभी शायद दिखेगा नहीं, लोग बहुत लोगों को विरोधी तो विरोधी करेगा सर, लेकिन जो समझना चाहेगा ना वो समझ जाएगा। माने पॉजिटिविटी बना के रखो दिमाग में, आप समझ जाओगे। यहाँ देखो स्टेट वाइज भी जीएसटी रेवेन्यू का ग्रोथ है, जम्मू कश्मीर का ग्रोथ देखो, ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल में चल रहा होगा शायद, मतलब कश्मीर सोचा नहीं था। हाँ हरियाणा 29% क्या? नीचे अरुणाचल। अच्छा इसका ग्रोथ 44% है। अच्छा वेस्ट बंगाल का कहाँ है? 310%। किसका है? लाक्षाद्वीप का। अरे लक्षद्वीप को, हाँ अभी चल रहा है ना ट्रेंड में ज्यादा। लाक्षाद्वीप का 310% का रेवेन्यू ग्रोथ है, बाप रे बाप। परसेंटेज देखो सर 310%। लद्दाख का देखो 127%। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कहाँ बिजनेस है। अभी यूपी का बढ़ेगा अयोध्या के कारण, एक एस्टिमेशन आया है, एक एस्टिमेशन था। लोग बोलते हैं ना कि मंदिर बना के क्या होगा, लेकिन हर जगह में बना के नहीं होगा सर, जहां आस्था जुड़ा हुआ है वहीं पर। सो 10 से 12 करोड़ लोग एवरी ईयर अयोध्या जाएगा। तो सिर्फ अयोध्या का रेवेन्यू सोचो, 10 से 12 करोड़। अगर एक एक इंसान 10,000 टका भी खर्चा करता है ना जाके खाने पे, रहने पे, घूमने में, 10,000 टका भी पर हेड खर्चा होता है, तो आप हिसाब लगा लो 10 करोड़ इंटू 10,000, एक साल में अयोध्या कितना कमा सकता है। और अयोध्या अगर इतना कमाएगा तो अयोध्या के आसपास का जितना भी सिटी है या फिर फ्लाइट बुकिंग, माने डायरेक्ट इनडायरेक्ट और भी कितना इनकम बढ़ सकता है, आप हिसाब लगा लो। और इसमें गवर्नमेंट को भी जीएसटी कलेक्शंस कितना हो सकता है, माने अब यूपी बॉस बन जाएगा सिर्फ अयोध्या के कारण। ऐसे यूपी का जनसंख्या भारत का सबसे ज्यादा है, 24 करोड़ पॉपुलेशन है। पाकिस्तान का जनसंख्या और यूपी का जनसंख्या सेम है। ये देखो सर, ये पूरा आपको रेट मिलेगा। मैं आप लोग इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज देखते रहे ना, इससे क्या होगा, आपको आइडिया बढ़ेगा, अपडेटेड रहोगे, और पढ़ाई में इंटरेस्ट ग्रो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ये देखो सर, ये दिसंबर का है, ये पीला लाइन आपको 2023-24 का बता रहा है, और ये 22-23 मैंने लास्ट ईयर का बता रहा है। मैंने सेम पीरियड में 22-23 में कितना था, इतना था, उस सेम पीरियड में 23-24 में ग्रोथ है। सारा पीला लाइन रिसेंट ईयर मैंने 2023-24 का है, और सारे ब्लू लाइन 22-23 का है। मतलब इससे एक चीज साफ है कि इंडिया का ग्रोथ चल रहा है। अब विरोधी लोगों को दिखाने के लिए है सर, डेटा दिख रहा है। अब इसको कौन मैनिपुलेट करेगा? ये तो गवर्नमेंट नहीं बनाता है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझा सकते हो कि ग्रोथ है, ऑब्वियस ग्रोथ है ना? तो यही चीज है सर। और मतलब बेसिकली इंडिया में सब आ रहा है, इंडिया का बिजनेस डेवलप हो रहा है। मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ सर, मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग में अच्छा लगता है, और बिना बात का किसी का खोट ढूंढने का कोई मतलब भी नहीं है। जब अच्छा हो रहा है तो अच्छा बोलो।
ना पॉइंट इज व्हाट सर, आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। नहीं सर, दिख रहा है वही बता रहा हूँ। अब ये गवर्नमेंट हमारे पीछे क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि वो सप्लाई ढूंढता रहेगा। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट ही तो है ना जिससे गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा, चाहे वो टूरिस्ट टेम्पल टूरिस्ट के कारण हो, चाहे वो कहीं पर जैसे लद्दाख में, कश्मीर में, वहां पर तो टेम्पल नहीं बना। कोई बोला अयोध्या में टेम्पल बना है, राम मंदिर बना है, लद्दाख में कौन क्या बना है? लद्दाख को कश्मीर से सेपरेट करके लद्दाख का एक अलग आइडेंटिटी दिया गया है, लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया है, टूरिज्म को डेवलप किया गया है। उत्तराखंड का रिसेंटली मोदी जी एक जगह पे बोल रहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग, जो लोग बाहर जाते हैं ना, इंडिया के बाहर मलेशिया जा रहा है, आपका मालदीव जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो ना, अब क्यों मलेशिया मालदीव जा रहे हो, आप डेस्टिनेशन वेडिंग इंडिया में ही करो ना, उत्तराखंड में आओ, आपको पहाड़ के गोद में दिलाएंगे, ठीक है? हाँ, लक्षद्वीप भी हो गया, ठीक है, अंडमान में करो, देश के अंदर करोगे तो पैसा देश में रहेगा। और इंटरेस्टिंगली फॉरेनर भी इंडिया में आ रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। ये कुछ बॉलीवुड स्टार लोग कुछ हेल्प किया, जैसे मानो अभी प्रियंका चोपड़ा है ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो प्रियंका चोपड़ा भी तो हॉलीवुड स्टार हो गए, है ना? तो प्रियंका चोपड़ा अपना शादी कहाँ पर किया? राजस्थान में किया, उदयपुर में, जोधपुर में किया। तो इससे क्या हुआ कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन मार्केट में ये मैसेज दे दिया कि आप इंडिया में आके शादी करो, क्योंकि निक जोनस वहाँ का बहुत ही फेमस एक सेलिब्रिटी है। तो निक जोनस के थ्रू से काफी लोग इंडिया आएगा, जोधपुर में आएगा, जयपुर में आएगा, उदयपुर में आएगा, स्पेशली उदयपुर जोधपुर बहुत फेमस है। तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा तो इंडिया में आएगा, हम लोग सर्विस देंगे, काफी जॉब क्रिएशन होगा, काफी पैसा आएगा, जीएसटी कलेक्शन की गवर्नमेंट का भर गया। तो ये जो मानसिकता चारों तरफ बना के रखा है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। और इससे इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, हम लोग ना ऑर्गेनाइज्ड अर्निंग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड अर्निंग बहुत बड़ा है। रिक्शा वाले, टोटो वाले, फिर तुम्हारे नॉर्मल जो छोटा छोटा दुकानदार ना, इनका इनकम किस लेवल में बढ़ा है आप सोच भी नहीं सकते। छोड़ो सर अभी। सीएसए रिक्शा वाले पे शिफ्ट नहीं हाँ? होता है। सीएसए रिक्शा वाले पे शिफ्ट नहीं होता है। चलो, तो in the GST system, a taxable event is called a supply. So for an event to be considered as a supply by the government, it should have following characteristic. किसी भी चीज को सप्लाई बोलने के लिए उसका कुछ कैरेक्टर होता है, तो कैसे बोलेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट को सप्लाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस। लिखते हुए चल सकते हो, लिखते हुए चल सकते हो सर, थोड़ा फास्ट फास्ट हाथ को चलाना, लिखते हुए चल सकते हो, आदत बना रहेगा। समझ रहे हो सर? जो लोग ऑनलाइन में भी हो उन सभी को बोल रहा हूँ मैं, लिखते हुए चलो, इसलिए क्या होगा? थोड़ा नीचे कीजिए एक बार। कितना नीचे करेंगे? बस ठीक है, वही क्या है, क्या है यहाँ पर, क्या है? यार मैं ऊपर हेडिंग देखने के लिए बोल रहा ठीक है, चलो पॉइंट 2, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस। सप्लाई शुड बी टैक्सेबल। सप्लाई शुड बी टैक्सेबल क्यों बोला, क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि देयर आर सर्टेन गुड्स, इसका एक अलग चैप्टर होगा जो एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी है, बताऊंगा। ये एक अलग चैप्टर है कि सर किस में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है और उसके रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, और इसका पूरा लिस्ट आप लोगों को जानना चाहिए कि क्यों एग्जेम्प्टेड है और किस लिए एग्जेम्प्टेड है। ठीक है तो फिलहाल इतना समझो कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाया जाता है उसको टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा, और जिसमें एग्जेम्पशन है उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोल सकते। सप्लाई शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन माने, टैक्सेबल पर्सन माने क्या सर? जो टैक्स पे करता है। जो टैक्स पे करता है। नहीं, ऑब्वियसली टैक्स तो पे करता ही है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसी को हम लोग टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। माने दो तरह का होता है, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। जैसे ये देखो टैक्स पेयर्स, देख रहे हैं सर? तो अगर हम लोग जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, इसका एक अलग चैप्टर है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, मैंने रिसेंटली एक बार कंप्लीट करवाया किसी किसी को, फिर से करवाऊंगा, डोंट वरी। तो जो लोग जानते हो रजिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है उनके लिए बोल रहा हूँ। आपको मैंने बताया था एक बार, यहाँ पर जाके आप रजिस्टर्ड नाउ में जाके ना रजिस्ट्री कर सकते हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है। क्या नंबर मिलता है? जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर मिलने के बाद ना आपका परचेज सेल सब कुछ, मैंने परचेज करोगे जीएसटी से, आप सेल भी करोगे तो जीएसटी लेके ही सेल करोगे।
और जैसे आप जीएसटी लेके सेल करना चालू करोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? Taxable. हाँ, आपको बेसिकली टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा, आपको टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। समझ रहे सर? इसलिए पॉइंट दिया कि सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे हैं? सप्लाई शुड बी मेड विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल टेरिटरी? तो टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि जहां जहां जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे तो करेंटली इंडिया में पूरा का पूरा भारत में ही जीएसटी एप्लीकेबल है। पहले थोड़ा कश्मीर इश्यूज था, वो इशू खत्म हो गया, ठीक है। कुछ लॉ ऐसा था इंडिया में जो कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो करेंटली ये जो पूरा एंटायर इंडिया है, ये पूरा इंडिया ही हमारा टैक्सेबल टेरिटरी है। ये हिस्सा कश्मीर का, ये हिस्सा पाकिस्तान हड़प के रखा है, इसको पीओके कहते हैं, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर जीएसटी चलता नहीं है, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान हड़प के रखा है। सर मेरा पूरा मतलब भरोसा है कि करंट गवर्नमेंट इसको लेगा, इसको लेके बहुत झमेला होगा। माने पीओके लेने जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान चाइना में एक चलेगा, बट चाइना को आई थिंक हम लोग हैंडल कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि इस एरिया में पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। जो भी हो, एक्चुअली इसको लेके ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अ, ये पीओके जो है ना सर, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इनके मोबाइल में जो टावर आता है ना, वो इंडिया का टावर आता है, ठीक है। तो लेकिन है ये लोग पाकिस्तानी, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई फोन का जो भी होता है ना, एक जुरिस्डिक्शन होता है ना, तो वो पूरा, क्योंकि ये इंडिया में है, तो इंटरनेशनली जो नेटवर्क सिस्टम है वो ये इंडिया दिखाता है। लेकिन इनका कोई भी काम इंडिया से लेना देना अभी है नहीं, ये सारा का सारा पाकिस्तान से ही लेना देना है। लेकिन ये लोग कंफ्यूज है कि वो लोग इंडियन है कि पाकिस्तानी। छोड़ो, तो इतना समझ गए आप लोग कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जहां जहां हम जीएसटी देके परचेज सेल कर सकते हैं, पूरे भारत में ही लागू है, तो इसको बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। समझे कि नहीं? बस। तो सप्लाई शुड बी मेड विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई शुड बी मेड इन एक्सचेंज फॉर कैश और रिवार्ड। सप्लाई जो करोगे वो किसके बदले करोगे? कैश के बदले करोगे या रिवार्ड के बदले करोगे? इसको प्यार से कहते हैं कंसिडरेशन, इसको प्यार से कहते हैं कंसिडरेशन। लिख लो सर, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं शॉर्ट में। Reward क्या? नहीं, बेसिकली फ्री में कोई चीज नहीं होगा, फ्री में हो सकता है बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। जब भी किसी को कोई कुछ भी बेचो ना, तो बदले में कैश लो, तो उसको बोलते हैं ना एक्सचेंज फॉर कैश। माने मानो मैं आपको कुछ बेचूंगा तो बदले में मैं पैसा लूंगा, या फिर आप मुझे कुछ बेचोगे तो बदले में तुम मेरे से पैसा लेना, तो ही जाके वो सप्लाई माना जाएगा। अगर कैश नहीं लेते हैं तो बदले में कोई काइंड का चीज भी हो सकता है। सपोज कई बार ऐसे होता है ना, सोना. सोना भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ थिंग जिसका कोई मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है। जैसे मानो कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर नहीं सर कुछ और बताते हैं, कि मानो उसमें आप कैश के जगह में उनको शेयर दे रहे हो, ठीक है। भाई मेरे पास कैश नहीं है, क्रिप्टो दे दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग रिवार्ड की तरह, कि मैं मेरे पास कैश नहीं है, आप क्रिप्टो रख लो, आप कंपनी का शेयर रख लो, या फिर वैल्यूएशन इतना है, मानो कोई, मानो 10-15 लाख का चीज है, चलो भाई मेरे पास नहीं इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, आप गोल्ड रख लो, या फिर मेरा वो जमीन में आपको अभी गिरवी करता हूँ, एनीथिंग रिवार्ड पे, जो कैश नहीं है पर काइंड वैल्यूएशन है उसका, मटेरियल वैल्यू होगा उसका, उसी को बोल रहे हैं सर। इसलिए बोला कि सप्लाई शुड बी मेड इन एक्सचेंज फॉर कैश और रिवार्ड। तो इस चीज में, इस चीज को कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है लॉ में, ये लीगल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। माने फ्री में अगर हम लोग किसी को कुछ बेचेंगे ना, तो उस चीज को प्रॉपरली सप्लाई नहीं माना जाता। बट देयर आर सर्टेन एरिया जहां पर सप्लाई हो रहा है पर बदले में कुछ नहीं आ रहा है, वो एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो अभी इसको माथा में मत घुसाओ, माथा में इतना घुसाओ कि जब हम लोग कुछ चीज बेचेंगे बदले में कुछ पेमेंट लेके ही बेचेंगे, तो ही जाके उसको सप्लाई बोला जाएगा। तो सप्लाई मस्ट बी विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न। याद रहेगा सबको? हाँ सर।
आवाज भी दे दीजिएगा बीच बीच में, हाँ ना, नहीं तो मैं समझूंगा कैसे, क्योंकि आज मेजोरिटी तो ऑफलाइन में ही नहीं है, ऑनलाइन में है सब। बोलो, समझे कि नहीं? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, supply Yes, should sir. be made, okay sir, supply should be made in the course of business or in the interest or growing of a business. Another very very important point, एक सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है कोई शौक से नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं अच्छा ठीक है बेच देते हैं, कल ना भी बेच सकते हैं, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट ना फार्दरेंस होना चाहिए। मैंने बेसिकली जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, B2B हो या B2C हो, बिजनेस होना चाहिए। माने मैं किसी को कुछ बेच रहा हूं और ये बेचने का मेरा पर्पस है फर्दरेंस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मानो आप लोग C2C एक बिजनेस मॉडल बता सकते हो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX, थैंक यू सर, ठीक है, मैं वही सोच रहा था। वेलेक्स या क्विकर में हम लोग जब कोई चीज बेचते हैं तो क्या वो चीज हम लोग रेगुलर बेसिस में बेचते हैं? जरूरत में बेचते हैं। काफी दिनों से मेरा बाइक पुराना हो गया है, मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्विकर में या वेलेक्स में पुट कर दिया, बिका दिया, तो उसमें क्या कोई GST मैटर आता है क्या? हाँ, वेलेक्स अपना सर्विस चार्जेस ले सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली कस्टमर कस्टमर में कोई ट्रांजैक्शन कुछ होता है क्या? बस वो पैसा का लेन देन हो जाता है ना। क्वेश्चन ये सर कि C2C कॉन्सेप्ट में आपका कोई फार्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है नहीं। फार्दरेंस ऑफ बिजनेस वेलेक्स को, आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, कोई वहां से प्रोडक्ट खरीदेगा, ओएलएक्स कमीशन किससे लेता है? जिसका प्रोडक्ट बिक रहा है उससे लेता है। मानो अगर आपका कोई ओल्ड बाइक है और आप उस बाइक को ओएलएक्स में या क्विकर में लिस्ट कर रहे हो, मानो बाइक का दाम आपने रखा 20,000, स्कूटी का दाम रखा है, तो 20,000 का दाम आप किसको दोगे? मैंने बेसिकली 20,000, तो जो कस्टमर क्विक ओएलएक्स में प्रोडक्ट देख के आएगा वो आपको 20,000 देगा और जाएगा, बदले में ओएलएक्स कुछ लेगा कि नहीं लेगा? कुछ कमीशन वो लेता है। तो वेलेक्स या क्विकर वो जो कलेक्शन करता है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट उनसे GST चार्ज करता है, वो उनका खेल है, आप लोगों के ऊपर इसका GST का कोई बर्डन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकता है कि वेलेक्स आपको जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस चार्ज के अंदर वो एक GST कलेक्शन आपसे करेगा। बात समझेंगे? हाँ, तो लेकिन कंज्यूमर टू कंज्यूमर खेल में गवर्नमेंट GST को लेके माथा नहीं लगाएगा। गवर्नमेंट कभी भी कंज्यूमर से GST लेता ही नहीं है, गवर्नमेंट से उससे GST बार्डन देता है, लेकिन रिटर्न थोड़ी सप्लायर देता है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर केस में GST का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर में फार्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं। मेन पॉइंट ये है, फार्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या मैं बताना चाहूँ, समझे ना? ओएलएक्स में या क्विकर में अगर मैं मेरा कोई पुराना चीज बेच रहा हूँ कि मेरा पुराना चीज का काम रेगुलरली नहीं होता, कभी 5 साल में 10 साल में एक बार, तो जब कोई चीज फार्दरेंस ऑफ बिजनेस मॉडल में नहीं रहता है ना, तो उसे हम लोग GST में सप्लाई नहीं मानते। बात समझे कि नहीं? तो यही बात यहाँ पर भी लिखा गया कि सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ बिजनेस। ये होगा तो उसको सप्लाई मानेंगे, नहीं तो सप्लाई नहीं मानेंगे। तो सप्लाई मानने का 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। तो लेट अस लुक एट हाउ ईच ऑफ दिस कैरेक्टर इज डिफाइंड इन द GST एक्ट। चलो अभी एक करके थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे कि व्हेन रेस्टोरेंट टेक्स प्लेस, सॉरी व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, when transaction takes place, if there is a transfer of title of goods, then it is considered as supply of goods. For example, when you buy a pen from a retailer, जब आप एक पेन खरीद रहे हो रिटेलर से, तो ओनरशिप ऑफ द पेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिटेलर टू यू। जब मैं एक पेन खरीदने जा रहा हूँ किसी दुकानदार से, दुकानदार मेरे को पेन बेच दे रहा है, तो जब दुकानदार अपना पेन बेच दे रहा है तो वो पेन अभी मेरा हो जाएगा, जब तक उसके पास था उसका था, अब मैंने खरीद लिया तो मेरा हो गया। So when there is a transfer of right in goods without transfer of title, माने पहले वाला केस में क्या था, पेन खरीदा, पेन का ओनरशिप भी मेरे पास आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है there is a transfer of right in goods, right माने क्या, अधिकार, there is a transfer of right in goods without transfer of title, किसी चीज को यूज करने का राइट तो है पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, is it considered as a supply of service? For example, if you are availing transportation service, जैसे तुम जब कैब में बैठते हो, कैब का भाड़ा देते हो, कैब थोड़ी ना खरीद लेते हो। जैसे मानो अभी पढ़ाई कंप्लीट करके घर जाओगे, बस नहीं मिल रहा है, ओला बुक कर लिए या उबेर बुक कर लिए,
या इन ड्राइवर बुक कर दिए या फिर स्नैप कैब बुक कर दिए, सारा बोल दो सर। सर ये सब क्या है? ये सब क्या है कंपनी? कैब कंपनी। तब मैं ओला कर सकता हूँ, उबेर कर सकता हूँ, इन ड्राइवर कर सकता हूँ, स्नैप कैब कर सकता हूँ ना। व्हाट इज द पॉइंट कि रैपिडो सर, रैपिडो। ये रैपिडो के पीछे पड़ा है। चलो ठीक है। रैपिडो क्यों, मतलब एक बाकी था वो भी बोल दिया। रैपिडो सर, तो फिर गवर्नमेंट का यात्री साथी क्या कर रहा है? ये पीला टैक्सी का भी बुकिंग होता है, यात्री साथी है, सरकार का है, वो एनडीसी में मिल जाता है, सस्ता है। ओला भी बुक करोगे, उबेर भी बुक करोगे, अगर मानो 500-700 दिखाता है, वही चीज ये 400 में लेके जाएगा। पसंद है तो जा सकते हो, खटारा होगा, एसी वगैरह मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन व्हाइट टैक्सी भी आ जाता है कभी कभी, किस्मत अच्छा होता। ओके, ना व्हाट इज द पॉइंट सर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम लोग उबेर बुक करते हैं या इन ड्राइवर बुक करते हैं, तब उनको भाड़ा देते हैं। तो जब भाड़ा देते हैं तो उस गाड़ी में बैठ के मेरा राइट तो आ जाता है कि भाई मैं, मेरा डेस्टिनेशन तक मेरे को पहुंचा, राइट तो आपको आ गया है ना, वो आपको इनकार नहीं कर सकते, है ना। अगर वो घर नहीं जा रहा है, बुकिंग एक्सेप्ट किया है, तो उसको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, गाड़ी खराब हो गया वो सब अलग बात है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया तो राइट है, आपका राइट है कि वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाड़ी आपका होगी, समझेंगे नहीं? तो इसी को बोलते हैं टाइटल ट्रांसफर नहीं होना, राइट ट्रांसफर होता है। तो इसी चीज को सर्विस बोलते हैं। जब किसी चीज को आप यूज तो करते हो पर उसमें आपका ओनरशिप नहीं है, इस चीज को सर्विस बोलते हैं। समझ गए सर? जैसे जिम में जाते हो, जिम का सारा सामान यूज करते हो, उसका फीस भी भरते हो, लेकिन क्या जिम का सामान तुम्हारा हो जाता है? समझे कि नहीं? मुझे से रेंट पे रहने वाला भी तो वही है। हाँ, वही हो गया। रेंट का भी वही है, रेंट भी एक सर्विस में ही आता है। तुम किसी का घर यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम किसी का घर यूज कर रहे हो, तो बदले में तुम उसका एक रेंट दे रहे हो। जैसे मानो ये मेरा जो अभी कोचिंग है ये रेंट पे, तो इसको मैं यूज करता हूँ, रेंट पे करता हूँ। तो किसका मतलब ये नहीं कि ये घर मेरा हो गया। हाँ, राइट है मेरा। जैसे ही मैंने फर्स्ट मंथ पे रेंट दे दिया ना, राइट है मेरा। अब इस मंथ में तो बिल्कुल वो मुझे बोल नहीं सकता कि आप घर छोड़ो। समझे कि नहीं? सर तो एग्रीमेंट होता तो 11 महीने का। हाँ, ऑब्वियसली 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 33 महीने का भी एग्रीमेंट होता है। लेकिन मतलब यही है कि जब हम लोग किसी चीज का मंथली रेंट पे कर देते हैं, तो रेंट पे करने का मतलब यही होता है, और रेंट हमेशा देखना एडवांस होता है, ठीक है। तो जैसे एडवांस रेंट हो गया ना, तो अब वो अगला महीना आपका, उस महीने में उस पर्टिकुलर ओनर आपको उस घर से नहीं हटा सकता, वो राइट है आपका। हाँ, टाइटल नहीं है आपका ऑब्वियसली, लेकिन वो पर्टिकुलर राइट आप एंजॉय करोगे, तो दिस सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया था ट्रांसपोर्टेशन से, हम लोग और भी 4-5 देख लिए। तो then the right of using the service is transferred to you, so while the ownership is still stays with the transportation company. समझे कि नहीं? तो ये हो गया ना गुड्स के साथ सर्विस का डिफरेंस, और उसमें भी हम लोग जीएसटी पे करते कि नहीं करते? सप्लाई शुड बी टैक्सेबल। क्या कहता है कि सप्लाई को टैक्सेबल होना चाहिए। फिर बाद में ये सब सारा पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अभी लिख नहीं रहे हो, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन आइदर बी टैक्सेबल और टैक्स एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स एंड सर्विस या तो टैक्सेबल होगा या तो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। सर एग्जेम्प्ट होगा कैसे पता लगेगा? सर गवर्नमेंट, हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर चीज में टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल अभी 1-2 दे ही सकते हैं। जैसे मानो सुबह सब्जी खरीदने जाते हो, कभी गए वो सब्जी खरीदने? एक दो बार। तो ये जो नॉर्मल मार्केट में जो सब्जी बिकता है, आलू, बैगन, पटल, हाँ, इसके लिए जीएसटी भरते हो क्या कभी? हाँ, इसका मतलब है कि उसमें एग्जाम जीएसटी नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर मानो आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर पैकेज करके पोटैटो बिक रहा है, पैक्ड पोटैटो, ब्रांडिंग करके, जैसे खजूर का पैकेट होता है, हाँ, नॉर्मल खजूर भी होता है जो मार्केट में लूज बिकता है, उसमें कभी जीएसटी नहीं लगता। जो डेट्स होते हैं लूज डेट पे कभी काजू जीएसटी, काजू भी ऐसे ही। हाँ, काजू भी वही, लूज काजू लोगे नो जीएसटी इज देयर, ठीक है। वही चीज तुम पैकेट में लो, जीएसटी देके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तुम ब्रांडिंग कर देते हो, गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगा। समझ रहे सर? तो ये एक कॉमन सेंस का चीज बता दिया, बाकी और भी बहुत सारा चीज है
गवर्नमेंट किस चीज पे जीएसटी रखता है और किस चीज पे जीएसटी नहीं रखता है, उसका एग्जेम्पशंस का पूरा लिस्ट है, मैं आप लोगों को बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, क्लास आएगा, उसका भी क्लास आएगा। सो टैक्सेबल सप्लाईज आर गुड्स एंड सर्विस दैट अट्रैक्ट जीएसटी and tax exempt supplies include supply of goods or service that belong to a specific category mentioned in the GST Act. समझे कि नहीं? सप्लाई शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, ये पॉइंट भी था कि टैक्सेबल पर्सन को करना चाहिए। तो बेसिकली जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है हम उन्हीं को टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। सप्लाई तभी बोल पाएंगे सर जो टैक्सेबल पर्सन होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर इसका मतलब जो अनरजिस्टर्ड है और किसी को कोई चीज बेच रहा है तो क्या वो सप्लाई नहीं है? द आंसर इज यस, सप्लाई नहीं है। सर ये क्या बात हुआ? नहीं समझे बात को? कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन, अनरजिस्टर्ड माने जैसे सब्जी वाले, हाँ ठीक है, तो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है माने यहाँ पर ये जो अपना gst.government.in का जो वेबसाइट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये वाला फॉर्म फिलअप करके जीएसटी नंबर उसका नहीं है। मानो कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी को कुछ भी सप्लाई करता है, ठीक है, सप्लाई तो कर रहा है लेकिन जीएसटी उसे सप्लाई नहीं मानेगा। तो अगर सप्लाई नहीं मानेगा जीएसटी भी नहीं है। इसका मतलब कुछ समझे कि सप्लाई जीएसटी पाने के लिए उसको सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर जीएसटी लॉ। अगर किसी सप्लाई में मैंने किसी पर्टिकुलर सप्लाई जीएसटी के हिसाब से सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई तो हो रहा है एज पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सब्जी वाला भी सप्लाई ही कर रहा है, नॉर्मल ग्रोसरी वाला भी सप्लाई कर रहा है, नॉर्मल जो सैलून है वो भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और आपको कुछ बेच रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से वो सप्लाई नहीं है, इसलिए वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जीएसटी जानबूझ के नहीं दे रहा है, उसका जीएसटी देना चाहिए, उसका लिमिट है 20 लाख, 40 लाख का, 10 लाख का, अलग अलग केस में लिमिट है। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैं नॉर्मली बताता हूँ, फिर बताऊंगा, रिसेंटली एक बार बताया फिर बताऊंगा। मानो 20 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख के ऊपर का टर्नओवर है, केस टू केस, स्टेट टू स्टेट पे मैटर करता है। और गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि इसका टर्नओवर अच्छा खासा जा रहा है, फिर भी ये जीएसटी में रजिस्टर नहीं किया है, चुपचाप आएगा, नोटिस पकड़ा के चला जाएगा और उसके एक टाइम दे देगा, उसके अंदर अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत मुश्किल कर सकता है। कई बार तो सिविल ड्रेस कोड में जीएसटी ऑफिसर घूमता रहता है, उनके लिए होता है। नॉर्मली देखो गवर्नमेंट फालतू में नॉर्मल आदमी की जिंदगी में दखल नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जो बंदा मेहनत करके कमा रहे हैं इनके पीछे पड़ के फायदा नहीं है। जो अच्छा खासा कमा रहे हैं गवर्नमेंट उन्हीं के पीछे पड़ेगा, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का ये मानना है। तो मैंने बेसिकली तुम 20 लाख 40 लाख टर्नओवर कर रहे हो एनुअल, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट का मानना है कि भाई आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर कि जीएसटी कलेक्ट करने के लिए एज पर जीएसटी लॉ सब अप्लाई होना कितना जरूरी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी और इज लायबल टू रजिस्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, लायबल माने टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर रहा है, टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर रहा है, अलग अलग केस हैं, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताऊंगा सर। 10 लाख क्रॉस कर गया, जैसे अगर आप मणिपुर में हो, त्रिपुरा में हो, ठीक है, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, 10 लाख क्रॉस करने से रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो 40 लाख क्रॉस करने से रजिस्टर करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टेट में 20 या 40 लाख का ही लिमिट है। सर्विस के केस में 20 लाख, गुड्स के केस में 40 लाख, और अगर गुड सर्विस मिला के है तो 20 लाख। मैंने आपका दोनों चलता है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट, यहाँ गुड्स भी है सर्विस भी है, तो 20 लाख क्रॉस करने से ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? बाकी और भी चर्चा डिटेल्स में कहाँ करेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करूंगा। अच्छा, क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है सर? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पहले से एकदम अच्छा बच्चा बन के काम करोगे, करो। सर मेरा लिमिट नहीं है, मेरा 20 लाख क्रॉस नहीं करता, फिर भी क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। लेकिन क्या जीएसटी भरना मार देता है मोस्टली रिजेक्ट मार देता है, लेकिन अब कर सकते हो। मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अलाउड है, बट हाँ गवर्नमेंट झमेला नहीं लेना चाहती। दर्श ने भी बताया कि रिजेक्ट कर देता है, तो लिमिट क्रॉस करने से ही आप रजिस्ट्रेशन करो, ये गवर्नमेंट का भी मानना है। आगे और भी चर्चा करेंगे,
कि कितना दिन के अंदर करना है, नहीं करने से क्या होगा, जीएसटी ऑफिसर क्या बैम्बू कर सकता है, सब बताएंगे। सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पीपल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। जैसे आपने बताया ना, सुबह सुबह मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं वेजिटेबल वेंडर, है ना, वेजिटेबल वेंडर एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, और हम लोग जो खरीदने जाते हैं हम भी नॉन रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो इसको सप्लाई जीएसटी नहीं मानता। दैट्स इट। If a person supply goods or service in different states माना पश्चिम बंगाल से उड़ीसा भेज रहे हैं, उड़ीसा से बिहार, बिहार से राजस्थान, राजस्थान से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, ऐसा चल रहा है। तो if a person supplies goods or service in different states or has multiple business verticals, and then they are required to register separately for each states or vertical. हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है और सिंगल रजिस्ट्रेशन में भी कर सकता है, लेकिन अगर आप अलग अलग स्टेट में हो तो अलग अलग स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। ईच ऑफ दिस रजिस्टर्ड एंटिटीज विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल पर्सन। आपका एक ही कंपनी है लेकिन हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है ना, तो हर एक स्टेट को अलग अलग टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। मानो से फॉर एग्जाम्पल तेज लिमिटेड बोल के तुम्हारा एक कंपनी है, तेज प्राइवेट लिमिटेड। अब तेज प्राइवेट लिमिटेड मेनली वेस्ट बंगाल में लेक टाउन में उसका ऑफिस है, लेकिन तेज प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस राजस्थान में जयपुर में है, तेज प्राइवेट लिमिटेड का बिलासपुर में है, फिर कहाँ है बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में आता है, जमशेदपुर में है, झारखंड में आता है, मानो नागपुर में है, महाराष्ट्र में आता है। अब तुमने ये जगह में तुमने ऑफिस खोल दिया और हर स्टेट में तुमने अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया अपने बिजनेस के नाम पे, तो हो सकता है बिजनेस एक ही है लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसे अलग रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ईच ऑफ दीज रजिस्टर्ड एंटिटीज विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल पर्सन। माने राजस्थान का तेज लिमिटेड अलग है जीएसटी के एंगल से, जयपुर का तेज लिमिटेड अलग है, बिलासपुर का अलग है, जमशेदपुर का अलग है, नागपुर का अलग, क्योंकि तुम्हारा हर जगह का अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। समझे कि नहीं? इसका और भी कॉन्सेप्ट है कि सर क्या एक रजिस्ट्रेशन में नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, उसका भी अलग बात करेंगे। अभी क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन में बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोर में नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे कोर एरिया में जाएंगे। जैसे नॉर्मल में हम लोग इनकम टैक्स नहीं देखते ना, पहले सीधा बात करते हैं फिर उसके एक्सेप्शनल पॉइंट में जाते हैं, ठीक है। तो पहले सीधा सीधा समझते हैं, फिर उसका टेढ़ा टेढ़ा जो है उसको समझेंगे। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, कुड़कुड़े है ना सर, टेढ़ा है पर मेरा, कुछ कर नहीं सकते। सप्लाई शुड बी मेड विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। टैक्सेबल टेरिटरी मींस एनी प्लेस इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन आजकल जम्मू एंड कश्मीर को भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर काउंट किया जा रहा है। तो एग्जाम में होगा तो एग्जाम में आप लोग अभी जम्मू कश्मीर को टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर ही रख सकते हो। इसका एक मैं फाइनल अपडेट दे दूंगा, ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है स्थिति, उसको देख के मैं आपको, बट मेनली वो जम्मू कश्मीर इश्यूज को लेके ही ये टेरिटरी का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो इंक्लूड हो जाएगा। मैं इसका एक अपडेट दे दूंगा कि सर अभी जम्मू कश्मीर का क्या अपडेट है, वो लेटेस्ट अपडेट में दे दूँ। सप्लाई शुड बी मेड इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, ये मैं पहले ही बोल दिया था कि हमेशा समथिंग इन रिटर्न करके ही काम करना चाहिए। अब एक एक्सेप्शनल पॉइंट बचा रहा है, इतना देर, हाँ हाँ सर क्या बोला? अरे नहीं, हम कंसिडरेशन वाला नहीं। हाँ मैं इतना देर से आप लोगों को यही समझाया था कि कंसिडरेशन के थ्रू से जो सप्लाई होगा उसी को सप्लाई माना जाएगा, बट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पर बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई को हम लोग सप्लाई मान सकते हैं। तो वही चीज बोला है, अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। अरे बदले में कुछ लेंगे नहीं, फिर भी सप्लाई बोलेंगे। When a business permanently transfer or disposes its assets for which input tax credit have been availed, माने परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज का मतलब होता है जब एक बिजनेस कंप्लीट तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। मानो मेरा कोई बिजनेस था, मानो मेरा बिजनेस का नाम है पीबी लिमिटेड, मेरा नाम से ही मैं बिजनेस चला रहा हूँ। अब पीबी लिमिटेड अपना सारा एसेट किसी और को दे रहा है, मानो मैं तेज लिमिटेड को दे रहा हूँ। तेज लिमिटेड
पीबी लिमिटेड का सारा एसेट खरीद लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीबी लिमिटेड का सारा परमानेंटली ट्रांसफर हो जा रहा है। इसको ट्रांसफर भी बोल सकते हो और डिस्पोज भी बोल सकते हो। खत्म हो रहा है तो डिस्पोज करना, डिस्पोजल बोलते हैं ना, डिस्पोजल पेपर होता है जिसपे खाना खाते हैं, क्योंकि खा के फेंक देते हैं इसलिए नाम है डिस्पोजल। ठीक है, तो सिमिलरली बिजनेस का भी वही है कि अगर कंप्लीट तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोज। ठीक है, ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर। तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर मानो कि मैं अपना कोई एसेट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मानो ये टेबल मैं जब खरीदा था तब मैं इसको जीएसटी देके खरीदा था, मानो ये 10,000 का टेबल है। सो 10,000 की टेबल के ऊपर मानो मैंने 18% जीएसटी दिया था, तो मैं जीएसटी दिया था तो इसका आईटीसी मेरे पास है ना सर। तो जब मेरा 10,000 का टेबल है और उसका 18% जीएसटी भी मेरे पास है, तो जब मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो अब इसका जीएसटी का भी तो हिसाब किताब होगा कि मेरे पास अगर कुछ क्रेडिट है या नहीं है। तो मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम मेरा सारा चीज खरीद ले रहे हो, मुझे फर्दर बिजनेस और करना नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो व्हेन अ बिजनेस परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज इट्स एसेट्स, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ पैसा ले ही नहीं रहा हूँ, आप पूरा का पूरा बस ले रहे हो, मेरे को बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, तो उसमें मेरा अगर कुछ भी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल मैं यूज कर रहा हूँ ना, कि मेरा कोई क्रेडिट बाकी था जिसका मेरे पास था और उसका मैं पूरा सेटल कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर मैं कोई आईटीसी पुराना मेरा पास लिया हुआ है और उसको मैं एडजस्ट करता हूँ डिस्पोज करने के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब आप बिजनेस बंद करोगे आपका जो भी जीएसटी लाइबिलिटी है सबको क्या करना है, परमानेंटली खत्म करना है। तो उस टाइम पे अगर मैं क्रेडिट को अवेल कर रहा हूँ जो मेरे पास पुराना लिया हुआ है, ठीक है, और उसको अवेल करके मैं अपना जीएसटी लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं जब बिजनेस को परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं बदले में कुछ नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं मानो कोई रिश्तेदार है, मेरा बिजनेस है कि उसको मैं दे रहा हूँ भाई तू चला, बदले में मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, होता है ना। या फिर मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ या फिर मेरे किसी और को दे रहा हूँ कि भाई मेरा हो गया, अब तुम तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करके अपना कंपनी बना के चलाओ, कर सकता हूँ, है ना। तो इसमें कोई बिजनेस तो है नहीं, पेमेंट का भी कोई मैटर नहीं है, कंसिडरेशन मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ क्रेडिट है, और क्योंकि बिजनेस का नाम ट्रांसफर हो रहा है, तो नाम ट्रांसफर हो रहा है, मैंने अभी जीएसटी डिपार्टमेंट पीबी लिमिटेड को भूल जाएगा और तेज लिमिटेड को याद करेगा। तो पीबी लिमिटेड के नाम पे जो भी क्रेडिट अवेलेबल है या जो भी जीएसटी लाइबिलिटी है उसको चुकता करना चाहिए, और मेरे पास कोई पुराना क्रेडिट था मैं उसको अवेल कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई ये सप्लाई है। नहीं समझे हाँ आप लोग, बताओ सर, सबको समझ में आया जो लोग ऑनलाइन में हो सर? अरे सब चुप क्यों, आपका चुप्पी को मैं क्या समझू, हाँ या ना? आप उस दिन ना बोले थे। हाँ सर। अच्छा इस बार वो लोग बोल रहे हैं हाँ आज चुप्पी को हाँ समझना है। नॉर्मली लॉ कहता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली जब कोई चुप रहता है तो मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा तभी चुप है ना। बर्मन साहब तो आवाज ही नहीं दे रहे हैं, बर्मन साहब है? बर्मन साहब, शालिनी, शौमनिता, जी सर। प्रिया, अभिजीत, दर्श, हाँ सर। सब समझ रहे हो यस सर? सर। वाह, हम जी लोग सर। सब अच्छे बच्चे हो, सब अच्छा बच्चा, मेरे को टेंशन ही क्या। यस इतना इतना अच्छा समझ लोगे तो फिर एग्जाम में तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। इतना इजी आएगा नहीं ना पर एग्जाम में। सर इसी के बेसिस में आएगा, अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको जितना इजी लग रहा है ना यही चीज पूछता है एग्जाम में, लेकिन मैं भी आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है इजी है, लिखने के टाइम पे आप इसको टेढ़ा बना देते हो। तो वही चीज ये यही पूछेगा, मैं आपको सब एग्जाम का ही चीज बोल रहा हूँ सर, ये एक भी चीज मैं बाहर का नहीं बोल रहा हूँ। जब इसी चीज को देखो, ये देखो कंसिडरेशन का, ये देखो स्टडी नोट्स में इस तरह का दिया होता है, कंसिडरेशंस क्या है, ये देखो, पेमेंट इन मनी otherwise or for the supply, monetary value of any act or forbearance of supply by recipient or any other person, deposit to be considered as payment only when, मतलब वही चीज जो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाया, इसी को लीगल भाषा में इतना बड़ा चढ़ा के समझाया गया है। समझ रहे हो सर? तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत इजी कुछ बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को समझाने के लिए कितना सारा बात यहाँ पर किया गया है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन बात है कि
मैं आपको अगर सिंपल भाषा में एक बार समझा देता हूँ ना, आपका आइडिया क्लियर हो जाता है, तो जाके क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटीज है आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। और कुछ ऐसे चीज तो कठिन ही होता है। जैसे मैं देखो, तुम अभी जिम करते हो, मैं नॉर्मली जिम नहीं किया, मैं क्रिकेट खेलता था। तो जब मैं क्रिकेट का ट्रेनिंग करने जाता था, मुझे याद है दर्श क्रिकेट खेलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है दर्श, तो दर्श को पता लगेगा। तो क्या होता है, जब मैं क्रिकेट का ट्रेनिंग करता था स्टार्टिंग में ना, कोच आके बॉलिंग एक्शन दिखाता था। जैसे मैं एक बार, मेरे को याद है, मेरे को बोला कि भाई क्या हो, तो मैं बोला मैं ऑलराउंडर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ना बैटिंग करने में डर लगता था। जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, क्यों डर लगता था, ड्यूस बॉल कभी खेले नहीं थे, कैम्बिस का आदत था। सर Peer आई pressure साइड भी। भी सेट नहीं रहता था। हाँ हाँ, तो नहीं पेयर प्रेशर नहीं, मेरे को डर ये लगता था क्योंकि वो नेट के बाहर खड़े होके ना पहले देखते थे। तो जो लोग बैटिंग करता था, वो बॉल ना ऐसे आवाज करता था, ऐसा आवाज होता था। और हम लोगों को ना वहां पर, मैं तो खड़गपुर एरिया में खेलता था, तो हम लोगों को ना ड्यूस बॉल देता भी नहीं था, हॉकी बॉल में खिलाता था, ठीक है। हॉकी बॉल को क्या बोलते हैं, उसको सिंथेटिक ड्यूस बोलता है। तो हॉकी बॉल दे देता था पेस, मैंने पेस खेलने के लिए। वो तो और स्पीड होता है, मैंने नॉर्मल ड्यूस जो स्पीड होता है, हॉकी बॉल उससे ज्यादा स्पीड होता है। हाँ, उसका स्विंग थोड़ा कम होता है लेकिन स्पीड बढ़िया होता है। तो उसको देख के इतना मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता था। तो मैं, एक बार मेरे को पूछा कि भाई क्या करते हो, तो मैं बोला आईआईटी में एक ट्रायल था, ठीक है। तो मेरे को बोला क्या करते हो, मैं बोला बॉलिंग करता हूं, क्योंकि मेरे को बैटिंग करने में डर लग रहा है। तो बॉल लिया, तो नेचुरली मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं नेचुरली बैट्समैन हूँ। कभी खेलने जाओगे तो पता लग जाएगा, अभी तो चेहरा देख के समझ में नहीं आएगा, खेलने जाओगे तो दिखा। जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो लोग ऐसे देख के लगा नहीं आपको इतना अच्छा खेलना आता है। हाँ चलो खेलने जाएंगे, दर्श चल एक दिन जाएंगे खेलने, वो अलग बात है। तो मैं जरूर सर। नेचुरली बैटर था। तो अब क्या हुआ, मैं बोले बॉलर, अब मेरे को बॉल दिया, लेकिन मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, बट मैं बाद में मेरे को पता चला कि बेसिकली मेरा जो बॉलिंग है वो पार्ट टाइम टाइप का है। जब किसी से विकेट नहीं निकलेगा, थोड़ा इसको देके देखते हैं, मेरा एटीट्यूड ऐसा टाइप का था। तो वो स्टार्टिंग में पता कहाँ चलता है। तो मैं बोला मैं बॉलर हूँ, तो बॉल किया, एक भी बॉल मैंने पिच नहीं कर पाया, सारा बॉल फुल टॉस। एक तो बीमार की तरह चला गया। तो फिर जो वहां पर ट्रायल ले रहा था, वो मेरे को बोल रहे हैं, ए भाई हटो, तुमको बॉलिंग नहीं करना है। मेरा तो और हालत खराब, क्योंकि मेरे को ये लगा कि भाई मेरे को और सिलेक्शन मेरा होगा नहीं। फिर मेरे को डर लगा। फिर लास्ट में जाके मैं, जो कोच था, मैं उनको जाके बोला सर मैं ना बैटिंग करता हूँ। तो बोले सब कुछ खत्म हो गया और नहीं होगा। मैं सर एक चांस दे दो, 6 बॉल देख लो, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना। तो फिर बोला जल्दी पैडअप करो। तो जल्दी पैडअप के चक्कर में, समझ रहे दर्श, मैं ना एब्डोमेन गार्ड भूल गया। सर ये कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक है, और ऐसे ही मैं टेंशन में था, तो मैं बिना गार्ड का चला गया। अब जब पता चला कि गार्ड नहीं है, तो फिर अब उल्टा साइड वो आवाज याद है ना। लेकिन अब फिर अब डर खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं बैटिंग में कुछ जलवा दिखा लूं तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊं, अदरवाइज मेरे को लेगा ही नहीं, ठीक है। अब फिर बाद में मैं 6 बॉल खेला, वो अलग बात है, मैं अच्छा खेला और ताली भी पड़ा 6 बॉल में, हर बॉल में ताली पड़ा, और बाद में मैं सिलेक्ट भी, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोच सिखाते हैं ना, तो लगता है कि इजी है। हाँ, ऐसा करना है स्क्वायर ड्राइव, ऐसा करना है लेट कट, ऐसा करना है स्वीप, इजी लगता है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तब तो आपको बोल के नहीं आएगा। जब बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं पूछ के नहीं होगा। मैं आपको क्रिकेट से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि फिर से पढ़ाई वाला एग्जांपल दूंगा, फिर से बोर हो जाओगे। तो बॉलर का, कोई बॉलर जो बॉलिंग फेंकता है वो क्वेश्चन है, बैट्समैन जो बैटिंग करता है वो उसका आंसर है ना। क्वेश्चन ये सर कि कोचिंग जब दे रहा है तो आपको सब कुछ ये अच्छा है, ऐसा करने से 4 हो जाए, ऐसा करने से 6 हो जाए, लेकिन खेलने जाओ तो पता लगता है ना कि कितना गहरा पानी। तो सिंपल यहाँ पर भी वही है कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको इजी बताऊं, लेकिन जब आप खुद इसका क्वेश्चन का सामना करोगे बॉलर की तरह, ठीक है, तो आपको उसका गहरा पानी को समझना पड़ेगा। लेकिन बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो गहरा पानी संभालना इजी हो जाएगा, एक तो बाउंसर। नहीं तो बाउंसर हो जाएगा। समझ रहे थे? इसलिए फाउंडेशन, चाहे वो क्रिकेट हो। यॉर्कर सर। हाँ सर बोलो। यॉर्कर हो, दर्ज बोलो यॉर्कर है, फुल टॉस को यॉर्कर बना लोगे। ठीक है, फुल टॉस बॉल को यॉर्कर बना के बोल्ड होके आ जाओगे, यही होता है। इसलिए किसी भी चीज का फाउंडेशन या बेसिक बहुत वाइटल होता है। उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, चाहे कितना भी टफ चीज आए धीरे धीरे बिल्ड हो जाए।
जैसे ये घर बना है, अगर इसका अगर नींव अगर तुम स्ट्रांग नहीं करोगे ना, कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाओ ये टूट जाएगा। समझ रहे, यही चीज है। अच्छा है कि आप लोगों को इजी लग रहा है, हम लोग जब पढ़े थे ना हमें यही बात इजी नहीं लगता था। चलो अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इजी लग रहा है कि हाँ सर हर बात इजी लग रहा है। अच्छा और क्या है सर, सप्लाई मेड बिटवीन टू रिलेटेड और सेपरेट पर्सन्स फॉर बिजनेस पर्पस। सप्लाई मेड बिटवीन टू रिलेटेड और सेपरेट पर्सन्स फॉर बिजनेस पर्पस, माने इसको समझ लेगा सर, क्या समझ में आया ये बात? मतलब बिजनेस के लिए जो सप्लाई तो जन के बीच नहीं सर, रिलेटेड माने जैसे मानो कि मैं एक बिजनेस का ऑफिसर हूं, ठीक है, और उसी बिजनेस में कोई और है, या फिर ऐसे बोल सकते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अपने ही बीच में होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1 टू डिपार्टमेंट 2, तो एक डिपार्टमेंट हाँ ब्रांच में हो रहा है तो रिलेटेड है ना, तो रिलेटेड है, पर गवर्नमेंट बोलते हैं कि इसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन उसमें क्या कंसिडरेशन होता है, नॉर्मली ना भी हो सकता है, लेकिन होगा, लेकिन उसको सप्लाई मानेंगे। और एक चीज बोला सेपरेट पर्सन, सेपरेट पर्सन इन द सेंस, सेपरेट पर्सन इन द सेंस कि कई बार ऐसे होते हैं हम बिजनेस करते हैं, मतलब दो अलग अलग सेपरेट पर्सन का भी बोला ना, कि मानो तुम्हारा एक एंटिटी बंगाल का है, तुम्हारा दूसरा एंटिटी पटना का है, दोनों एक ही लोगों का है लेकिन दोनों अलग रजिस्टर्ड है, तो उसको अलग सेपरेट पर्सन मानेंगे, तो उस केस में भी उसको सप्लाई माना जा सकता है। समझ रहे? तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, कोशिश कर रहा हूँ इजी करने का। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और सप्लाई रिसीव्ड बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। एजेंट के थ्रू से जब हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, सप्लायर डायरेक्टली नहीं कर रहा है। जैसे मानो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है और मानो मैं तुम्हारा एजेंट हूँ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट मैं एज एन एजेंट बेच रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हारा है, सप्लायर मेन भी तुम हो लेकिन मैं एजेंट हूँ, तो यहाँ पर सप्लाई एजेंसी के थ्रू से हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी सप्लाई मानेगा। लेकिन नॉर्मली जब तुम मेरे को कुछ दे रहे हो, मैं एजेंट हूं ना, तो क्या बदले में तुम मेरे से पेमेंट लेके करोगे? मेरा सिस्टम क्या चलता है, एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, मानो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, कमीशन के बदले मानो मैं एक सारा 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, तुम मेरे को 30% कमीशन दिया, 30,000 मेरा होगा। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में भी चल रहा है ना, तो उसे भी हम लोग सप्लाई काउंट कर सकते हैं। So when a taxable person imports service from a related person or from his or her own business outside of India, उससे भी सप्लाई माना जा सकता है। रिलेटेड पर्सन माने सेम डिपार्टमेंट वाइज कुछ है, क्या फिर कोई रिलेटिव से ले रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर ले रहा है, उससे भी सप्लाई। और ये बात तो मैं आपको पहले भी बोला, तो समझ गए सर, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर कंसिडरेशन नहीं है पर फिर भी सप्लाई, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ बिजनेस। आपका सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस में होना चाहिए। अगर इफ देयर इज नो बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है तो फिर उसको सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये 3 चैप्टर है सर। ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट तीनों चैप्टर हो जाएगा। और फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई भी बताएंगे, ठीक है, रेगुलर, नॉन नील, जीरो रेटेड सब बताएंगे। और फिर आपको मैं एक कॉम्पोजिट और मिक्स का भी एक स्पेशल चीज बताऊंगा, ये भी बहुत वाइटल पॉइंट है। और फिर धीरे धीरे आपको मैं अलग अलग केस स्टडीज एंड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, और फिर सेक्शन वाइज भी बात होगा। एग्जाम में सेक्शन बहुत चाहिए होता है, जैसे देख रहे हैं ना, ये देखो क्या लिखा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है इसका सेक्शन ये है। आज मैंने सेक्शन का बात किया नहीं, ये जो डिफिकल्टीज आएगा, डिफिकल्टीज पर और कुछ नहीं है कि किस सेक्शन में क्या बात बोला है उसको समझना है। आज मैंने बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दिया, बट नेक्स्ट दिन कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो गया ऑलमोस्ट, सप्लाई क्या चीज है, नेक्स्ट दिन से हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन और सेक्शन के बेसिस में जो केस स्टडीज है उसको डिस्कस करें, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे। ओके सर, आई होप कि आप सबको समझ में आया है। मैं नोट शेयर कर दूंगा घर पे, ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको तो पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है, और जो बड़ा नोट्स होगा उसे भी शेयर कर दूंगा,
उसको भी, उससे भी जब जब जैसे बोलूंगा मेन मेन क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है? ओके सर, फिर बाय फिर सबको। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। ओके Thank- सर, बाय गुड नाइट सर, सर। गुड Bye, नाइट sir. सर, बाय Bye. सर, नाइट सर। बाय सर, बाय। थैंक यू सर सर। कल क्लास है? थैंक, कल 26 है, कल क्लास होगा कि नहीं होगा मैं कुछ देर बाद आप लोगों को व्हाट्सएप में अपडेट करूंगा, ठीक है ठीक सर। है? ओके, ओके सर। ठीक है। है